ऑडियो क्लियर है सबको? एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए आप लोग। यस सर। ठीक है। वीडियो भी क्लियर है? पढ़ने में आ रहा है? वीडियो साफ आ रहा है आपको? पढ़ने में आ रहा है जो लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज नीतीश पांडे एंड वी आर हियर टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपका सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या मेंशन्ड है। आपका जो एग्जाम है इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपके सिलेबस में डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि क्या कितने नंबर का पूछा जाने वाला है। सिलेबस से एक गाइडलाइन मिलेगा कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट में। जो हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, हाईवे इंजीनियरिंग इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, इसके अलावा एयरपोर्ट, डॉक, टनल, हार्बर, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएशन में करते हो। यहाँ पे अभी हम हाईवे इंजीनियरिंग कवर करने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। पहले हम देखो इसमें सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एंड प्लानिंग, जो हाईवे डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है। डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन हाईवे इंजीनियरिंग, जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में उनकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, अब देखो ये एक लाइन लिख दिया है पर ये अब एक चैप्टर ही हो गया। पेमेंट कंस्ट्रक्शन के क्या क्या मेथड्स है, मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन आना चाहिए आपको। आईआरसी क्लासिफिकेशन आना चाहिए, आईआरसी का कैसे क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट हाईवे उनकी क्या गाइडलाइन है ये आपको पता होनी चाहिए। हाईवे सर्वेज एंड प्लान्स, जो हाईवे के सर्वेज होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन यहाँ पे लिख दिया, ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा एक चैप्टर ही है। तो ये सिलेबस दिखने में कम लग रहा है पर ये एक एक इसमें जो हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं, दे आर वन चैप्टर इटसेल्फ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स इन यूज, अलग अलग क्या रोड मटेरियल्स यूज होते हैं। बाइंडर, बाइंडर क्या यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ऑल दीज थिंग्स। सीबीआर मेथड क्या होता है, सीबीआर मेथड, सीबीआर मेथड के बारे में आपको जानना है। सबग्रेड प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है। डब्ल्यूबीएम, डब्ल्यूएमएम, डब्ल्यूबीएम मींस वाटर बाउंड मैकेडम, डब्ल्यूएमएम मींस वेट मिक्स मैकेडम, इसके बारे में आपको आना चाहिए। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्शन। बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस मैकेडम की आपको जानकारी होनी चाहिए। डेंस बिटुमिनस मैकेडम, स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड, और हिल रोड में स्पेशल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये तो आपके टॉपिक्स हैं, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड, दीज थिंग्स शुड बी कवर्ड एक्चुअली। ठीक है, पर ये सिलेबस देख के बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लिखने वाला है कि क्या एग्जैक्टली पूछेगा। ये कहने के लिए तो सिलेबस छोटा सा है बट दे हैव मेंशन्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स। इसमें मुझे ट्रैफिक नहीं दिख रहा, वो भी कहीं ना कहीं होगा इसमें। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आई कैन सी, एक बार सिलेबस को और देख लेते हैं हम। इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं दिख रहा है कहीं पे। ठीक है, नहीं है सो दिस इज आवर सिलेबस। हाँ जी, हाँ जी, सर, कुछ बोला ट्रैफिक क्या आपने? इंजीनियर नहीं है सिलेबस में। क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग? सर मैं कह रहा हूँ नहीं है सर, इस सिलेबस में हो रहा हाँ, सिलेबस में नहीं दिख रहा है, देखने दीजिए। सर नहीं है सर्वेइंग बट है, क्वेश्चन मैकेनिक्स ऑफ आते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ ट्रैफिक स्ट्रक्चरल नहीं है एनालिसिस, सिलेबस में, लेकिन उससे क्वेश्चन आते आरसीसी हैं। स्ट्रक्चर्स, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग है, फिर वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे में ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नियर टू इम्पॉसिबल जैसी चीज है। रेलवे इंजीनियरिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, गेजेस यूज्ड, परमानेंट वे, इट्स कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ रेल्स, क्रीप, वेल्डिंग, रेल फिक्सर्स एंड फास्टनिंग, सिग्नलिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, इसमें सिग्नल है इसमें नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। पहले जो दो क्लासेस तीन हम लोग लेंगे वो पीडीएफ के थ्रू लेंगे, उसमें मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी पोर्शन है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ खुद खुद पूछता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। ठीक है, सो देखो ये टॉपिक्स जनरली हम कवर करते हैं, दीज आर द टॉपिक्स दैट आर जनरली कवर्ड इन दिस सब्जेक्ट। मैं आपको एक बार समझाता हूं क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले इसमें जैसे देखो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे जिसको इसमें हिस्ट्री वगैरह लिखा हुआ है, डेवलपमेंट, जो बेसिक हाईवे का इंट्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे। तरह तरह की क्या टाइप की रोड्स होती हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट, इन सब चीजों की बात करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर होगा हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में खूब आते हैं।
ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन मींस डिजाइन ऑफ ऑल द विजिबल फीचर्स। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर टर्म्स इसमें मेंशन है, तो उन टर्म्स को हम देखेंगे, अदरवाइज विल बी लीविंग दिस। देन नेक्स्ट चैप्टर इज हाईवे मटेरियल्स एंड डिफेक्ट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो अलग अलग तरीके के जो मटेरियल्स हैं, उनपे जो टेस्ट वगैरह हम करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज डिजायरेबल है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में पेवमेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपका सिलेबस ज्यादातर इसी पार्ट से बना हुआ है। तो ये सब चीजें जनरली हम कवर करते हैं नॉर्मल क्लासेज में, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। आपके यहाँ अभी ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं दिख रहा है, बाकी ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ठीक है, चलिए पहले आप आंसर दीजिए, क्या समझते हैं आप, हाईवे की नेसेसिटी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि हाईवे जैसे सब्जेक्ट की नेसेसिटी क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हाईवे? आप एक सिविल इंजीनियर के तौर पे क्यों चाहते हैं कि आपको हाईवे की नॉलेज हो, हाईवे की समझ हो? हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? सोच के बताइए। चैट बॉक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आई कैन रीड योर चैट्स। ठीक है, देखिए कोई भी जो कंट्री होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक इसेंशियल चीज है। देखो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन अगर हमें करना है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, तो तीन चीजों में हमें बेसिकली डेवलपमेंट करना होता है। फर्स्ट, जिसको हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसको कृषि बोलते हैं हम। दूसरा चीज जो है डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब तरह तरह की जो गुड्स है उनको हम प्रोड्यूस कर सकें, उनको मैन्युफैक्चर करें। नॉट ओनली गुड्स, जैसे केवल कार्स ही मैन्युफैक्चर करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनके साथ एसोसिएटेड डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, स्किल लेबर हो हमारे कंट्री में। और तीसरा चीज है कि डेवलपमेंट शुड बी इन द सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री मींस टेंजिबल आइटम्स, जो छू सकते हैं हम, ऐसे आइटम्स को हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, रादर हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर इज अ सर्विस इंडस्ट्री। जैसे मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कोई टेंजिबल आइटम नहीं दे रहा हूं, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू सम इंफॉर्मेशन, ये सर्विस सेक्टर है। तो कोई भी जो नेशन है, उसके डेवलपमेंट में इन तीनों ही सेक्टर्स का योगदान होता है, तीनों ही सेक्टर्स में डेवलपमेंट होना इसेंशियल होता है। अब जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में पॉपुलेशन वाइज जो सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर है, लार्जेस्ट जो सेक्टर है, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं इंडिया में। और अगर मैं पैसे के टर्म में बात करूं, इकोनॉमी वाइज, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा सेक्टर है, दैट इज सर्विस सेक्टर। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ दिस सर्विस सेक्टर इटसेल्फ। जैसे तरह तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जो टेलीकॉलर सर्विसेज होती हैं, जो आप कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल करते हो, सो ऑल दीज आर यू कैन से इन द सर्विस सेंटर। जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये भी क्या है, सर्विस सेंटर की एक, सर्विस सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, तो ये तीनों ही सेक्टर्स में डेवलपमेंट करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों ही सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से मेरा क्या मतलब है? प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें प्रोडक्शन करना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें कोई गुड को प्रोड्यूस करना है, कोई फैक्ट्री में हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है, फॉर दीज ऑल दीज थ्री थिंग्स, अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन के लिए, तो जो रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ये बहुत ही फीजिबली, बहुत ही आसानी से हम कर सके, तभी ये कार्य, ये डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। सिमिलरली जो फिनिश्ड गुड्स है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उसने कोई गुड प्रोड्यूस कर दिया, तो उस फिनिश्ड गुड को, या जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो ग्रेन्स हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस्ड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या जो फिनिश्ड गुड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए। दैट्स व्हाई दिस ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस प्रेसिडेंट हुए एक, आप जानते होंगे, जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने ये बोला कि जिन कंट्रीज का रोड नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छा होता है, वो कंट्रीज डेवलप कर जाती हैं। जनरली ये मिथ होता है लोगों में कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। पर सही बात यह है कि जिन कंट्रीज का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, ओवर द टाइम वो ही डेवलप कर पाती हैं। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, दिस ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी इसेंशियल, चाहे वो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, और चाहे प्रोड्यूस्ड मटेरियल का, जो फिनिश्ड गुड्स है या सर्विसेज है, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पॉपुलेशन। इन दोनों ही चीजों के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के एक प्रॉपर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, एंड इट शुड बी अ रिलायबल नेटवर्क। इस पे हम रिलायबल भी रह सके, ऐसा हमारा नेटवर्क होना चाहिए।
अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करें केवल और केवल रोड नेटवर्क से, देन दैट विल आल्सो बी नॉट सफिशिएंट, वो भी सफिशिएंट नहीं होगा। अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जनरली हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस कि कहां पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर, या फिर ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर या इन द एयर। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड है इसके अंदर हम हाईवे और रेलवे कंसिडर करते हैं। हाईवे और रेलवे, दीज थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड। सो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। वाटरवेज, इसके अलावा इसको मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज मतलब हम पानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम लार्ज अमाउंट में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लाखों टन सामग्री एक साथ हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो वाटरवेज आर ऑल्सो वेरी, यू कैन से, एसेंशियल। अब इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता है, बट इन वाटरवेज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जैसे एम्स्टर्डम है, वेनिस है, तो वहां पे इतने बेहतरीन कनाल नेटवर्क है कि लोग वहां पे कनाल्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू, स्टीमर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर लेते हैं। जैसे हम रोड्स पे गाड़ी चलाते हैं ना, रोड्स पे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ऐसे वो कनाल से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम नेविगेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देन एयरवेज है। एयरवेज भी एक काफी महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आप बोल सकते हो जो एरोप्लेन्स है या हेलीकॉप्टर्स हैं, इनसे हम गुड्स या सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इन सारे की आवश्यकता क्यों है, इसको हमको समझना है। ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अगर केवल और केवल एयरवेज होगा तो भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि एयरवेज बहुत कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इनफैक्ट ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज्यादा महंगा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? तो जो सबसे ज्यादा महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एयरवेज ही है। और ये क्यों इतना महंगा है? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस टू मोशन सबसे ज्यादा होता है। कोई भी व्हीकल होता है, चाहे वो एयरवेज का व्हीकल हो, चाहे वो वाटरवेज का व्हीकल हो, चाहे वो हाईवेज या रेलवेज का व्हीकल हो, जब भी ये व्हीकल आगे मूव करता है तो होता क्या है कि ये इन द मूवमेंट बहुत सारे रेजिस्टेंसेज को काउंटर करता है। एंड इफ द पावर ऑफ इंजन इज सफिशिएंट, इफ इट्स हॉलिंग कैपेसिटी या ट्रैक्टिव एफर्ट जिसको हम बोलेंगे, इसकी ढोने की, माल खींचने की, पुल करने की जो क्षमता है, अगर वो सफिशिएंट इनफ है कि इन सारे रेजिस्टेंसेज को वो काउंटरैक्ट कर सके, तो ही आपका व्हीकल आगे बढ़ता है। जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रेजिस्टेंस टू मोशन जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। और अगर इस नजर से हम देखें तो जो ये एयरवेज हैं, दे कम्स आउट टू बी द कॉस्टलीस्ट वन। क्यों? क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस टू मोशन सबसे ज्यादा होता है। जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसकी बॉडी पे ड्रैग एक्ट करता है। कितना भी आप स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन कर दो, यू कैन नॉट एलिमिनेट ड्रैग। यू कैन रिड्यूस इट बट यू कैन नॉट एलिमिनेट टू बी जीरो। तो ये जो ड्रैग है स्पेशली ये काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वेलोसिटी पे भी ड्रैग डिपेंड करता है। आपने शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में ड्रैग का फॉर्मूला पढ़ा होगा लास्ट में, एफ डी बराबर सी डी इंटू हाफ रो ए बी स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी बढ़ती है उसके स्क्वायर से ड्रैग बढ़ने लगता है। अपार्ट फ्रॉम वेलोसिटी जो एरिया वगैरह है वो भी इंपॉर्टेंट होता है ड्रैग फोर्स के डेवलपमेंट में। तो ये जो एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनमें एटमॉस्फेयर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो ड्रैग होता है, वो काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई दे कम्स आउट टू बी द कॉस्टलीस्ट। सबसे जो सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटरवेज है। वाटरवेज सबसे सस्ते मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों है? क्योंकि इनमें जो रेजिस्टेंस टू मोशन है वो मिनिमम है। ड्रैग तो इसमें भी एक्ट कर रहा है। जो शिप, अगर पानी का जहाज समुद्र पे चलेगा तो जो सरफेस है जहां पे वो पानी पे स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, वहां पे तो रेजिस्टेंस डेवलप हो ही रहा है। साथ के साथ जो शिप की बॉडी है उसमें भी एटमॉस्फेयर या एयर का ड्रैग डेवलप हो रहा है। बट दैट ड्रैग विल बी मच लेस इन कंपैरिजन टू एरोप्लेन, क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी है शिप की ये इतनी ज्यादा नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ शिप इज लेस, दैट्स व्हाई दिस ड्रैग विल आल्सो बी लेस। और ओवरऑल अगर मैं देखूं अमंग ऑल दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जो वाटरवेज हैं ये सबसे ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, चीपेस्ट पड़ते हैं, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस टू जो मोशन है वो मिनिमम होता है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, लोगों को आइडिया नहीं होता है, इसलिए मैं चीजें बता दे रहा हूं आपको। ठीक है? तो जो लार्ज डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है और लार्ज अमाउंट में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पे हम वाटरवेज का यूज करते हैं। जैसे एशिया से अगर हमें इंग्लैंड सामान भेजना है, या हमें एक कॉन्टिनेंट से बोलो दूसरे कॉन्टिनेंट, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सामान भेजना है और काफी ज्यादा अमाउंट में गुड्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर हम इन शिप्स को यूज करते हैं, वाटरवेज को यूज करते हैं। सारे तरह की कैनाल्स भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे कभी स्वेज कनाल या पनामा कनाल वगैरह सुना होगा। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन द इकोनॉमी। कई बार बोलते हैं कि कितना परसेंट, 10 to 20% अकेले एक एक कैनाल वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती है। सो दे आर सो मच एसेंशियल, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वाटरवेज कम्स आउट टू बी द चीपेस्ट वन। ठीक है? क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस टू मोशन मिनिमम है।
इसके बाद अब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद विद इन द कंट्री या विद इन द कॉन्टिनेंट भी हमें ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। गुड्स को हार्बर के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया कंट्री की बात करूं तो इंडिया में जगह जगह पे हार्बर्स, जैसे चेन्नई में हार्बर है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, कोलकाता में हार्बर है, जगह जगह मुंबई में हार्बर है। तो जो गुड्स शिप से हार्बर्स पे आ रहे हैं, लाखों करोड़ों टन के जो गुड्स हैं, उनको विद इन द इंडिया भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन ओवर द लैंड इसेंशियल बन जाता है। इसके अंदर हम हाईवेज और रेलवेज का डेवलपमेंट करते हैं। हाईवेज और रेलवेज में दोनों ही की यूटिलिटी है। किस तरीके से दोनों में, ये कई बार इंटरव्यू वगैरह पूछता है, पर आपके एग्जाम में इंटरव्यू है नहीं। जैसे रेलवे ज्यादा रिलायबल, ज्यादा रिजिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवेज में हम लार्ज डिस्टेंस का जब ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ओवर द लैंड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हजारों किलोमीटर जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, सैकड़ों किलोमीटर, तो वहां पे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हाईवेज में है। कहीं पे भी आप जा सकते हो, कहीं पे भी आप मुड़ सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपने व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ओवर द लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे हम हाईवेज को प्रिफर करते हैं, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ओवर द लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे हम रेलवेज को प्रिफर करते हैं। अच्छा, ये जो रेलवेज है ये इन कंपैरिजन टू हाईवेज सस्ते होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछता है। जो हाईवेज होते हैं वो महंगे होते हैं, ऑल्दो जो रोड डेवलपमेंट की कॉस्ट है, मतलब जो सड़क बनाने की कॉस्ट है, जो खर्चा डेवलप हो रहा है उसमें, वो ज्यादा होता है, वो कम होता है इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट ऑफ द जो ट्रैक है। जो रेलवे ट्रैक बनाने में पैसा लग रहा है वो ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू जो रोड बनाने में पैसा लग रहा है। पर जो मूवमेंट में कॉस्ट आ रही है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में जो कॉस्ट आ रही है, वो रेलवेज में कम होता है इन कंपैरिजन टू हाईवे। रीजन अगेन वही सेम है, क्योंकि रेलवेज में जो रेजिस्टेंस टू मोशन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू हाईवेज। जो न्यूमेटिक टायर्स होते हैं, न्यूमेटिक टायर्स मींस टायर्स फिल्ड विद एयर, न्यूमेटिक मींस वर्कड आउट विद एयर। ये टर्म याद रखो, ये बार बार आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलेगा। रोलर्स भी न्यूमेटिक टाइप रोलर्स होते हैं। आगे मैं आपको न्यूमेटिक होस बताऊंगा, ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। तो न्यूमेटिक शब्द का मतलब होता है वर्कड आउट विद एयर। तो जो न्यूमेटिक टायर्स होते हैं, जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, इनके टायर रबर के होते हैं और इनमें हवा भरी होती है। इनमें जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है विद द पेवमेंट सरफेस वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शन डेवलप्ड इन द रेलवेज। रेलवेज में जो स्टील की व्हील्स हैं वो स्टील के रेल्स पे चलती हैं, स्टील के गर्डर्स पे चलती हैं। उन स्टील के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होता है, और जो हाईवेज में न्यूमेटिक टायर्स हैं उनका जो रोड सरफेस है उनसे जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 गुना ज्यादा होता है। ऑन एन एवरेज ये वैल्यू एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हो 5 गुना। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेलवेज है वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स चीपर है, या हाईवेज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स कॉस्टलियर है इन कंपैरिजन टू रेलवेज। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस टू मोशन, जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स मोर। तो इस वजह से भी आप ये देखो कि इन दोनों ही की रिक्वायरमेंट है। लार्ज डिस्टेंस के लिए, कंफर्टेबल जर्नी के लिए आप रेलवेज को यूज करते हो, वहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप हाईवेज का यूज करते हो। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जब भी मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं तो मैं पर केजी, या जिसको बोलते हो यू कैन से इन स्पेसिफिक टर्म्स में बात कर रहा हूं। मतलब मैं ओवरऑल गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एक शिप की अगर मैं बात करूं तो शिप में लाखों टन का सामग्री एक साथ आएगा। कई लाख टन, 2 लाख टन, 3 लाख टन, इतने इतने ज्यादा वेट होते हैं शिप्स के। तो ओवरऑल जो कॉस्ट देखोगे हो सकता है ज्यादा उसमें आपको नजर आएगी, पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोग्राम ऑफ गुड्स सप्लाइड है वो कम निकल के आएगा। जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो हम पर किलोग्राम या पर यूनिट वेट ऑफ द गुड्स की बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एयरवेज है उनको हम इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये क्विक मेथड होता है। जैसे कहीं पे जैसे अभी टर्की में अर्थक्वेक आया तो हमको राहत सामग्री भेजनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो हमने एयरप्लेन्स का यूज किया। कहीं पे आपको मेडिकल केयर भेजना है, कहीं पे आपको इस तरीके से इमरजेंसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे हम ऐसी चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए एयरवेज को यूज करते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पाइपलाइंस वगैरह का भी यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कैटेगराइजेशन डिफरेंट तरीके से है, मोड्स के हिसाब से नहीं है। पाइपलाइंस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो फ्लूइड्स होते हैं, स्पेशली जो गैसेज होती हैं, उनका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनका वेट इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अगर हम उनको टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू यू कैन से रेलवेज या हाईवेज या एरोप्लेन्स, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा आती है। तो ऐसे गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइपलाइन है।
पाइपलाइन हम वहां पे यूज कर रहे हैं जहां पे वॉल्यूम ऑफ द, स्पेशली फ्लूइड की बात कर रहे हैं, गैसेज वगैरह की बात कर रहे हैं, जो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है वो ज्यादा है पर उसका वेट इतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसी चीजों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पाइपलाइंस वगैरह का भी यूज करते हैं। ये जो हाईवे है इट कैन सर्व एज आर्टरी नेटवर्क, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आर्टरी नेटवर्क सर्व कर सकता है फॉर ऑल दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आप समझ गए होंगे कि एज अ सिविल इंजीनियर आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। नाउ यू हैव ऑल दीज चैप्टर्स, आपको ये सब कुछ पढ़ना है और इनमें जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे डॉक्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, हार्बर्स बनाते हैं या रेलवे स्टेशन वगैरह आप बनाते हो, तो इनके स्ट्रक्चर्स को भी डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना ये सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बारे में भी आप स्टडी करना चाहते हो। तो यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पूरा सिलेबस है। अभी हम कवर करने वाले हाईवे इंजीनियरिंग। अच्छा, ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनको हम कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि कितनी दिशाओं में, कितने तरीके से कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी फ्री है मूव करने के लिए। जितनी दिशाओं में वो फ्री है मूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं उसकी उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहां पे लिखा हुआ है मोड्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हमने अलग अलग मोड्स को यहां पे क्लासिफाई किया है। जैसे अगर मैं रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि जो रेलवे लाइन है, इसी लाइन के अलोंग ही ट्रेन मूव कर सकती है। ट्रैक मतलब जो पूरा का पूरा बोल सकते हो जिस पे रेलगाड़ी जा रही है, इंटायर थिंग, उसको हम ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक में नीचे सबग्रेड होगा, उसके ऊपर बलास्ट होगा, उसके ऊपर स्लीपर्स होंगे, स्लीपर्स के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल रेल्स बिछी होंगी, स्टील के गर्डर्स होंगे। ट्रैक के ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। दीज गर्डर्स विल बी फास्टेंड, दे विल बी, यू कैन से, टाइटली हेल्ड विद द स्लीपर सो दैट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर पोजीशन। वो अपनी जगह पे स्थिर रह सकें, इसके लिए हमने उसको अलग अलग फास्टनर से, तरह तरह के ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स होते हैं, फास्टनिंग्स बोलते हैं उनको, उससे हमने स्लीपर से उसको कनेक्ट करके रखा है। तो ये रेल, जो दो ये पैरेलल रेल दिख रही है, इसको रेल बोलूंगा मैं। रेल के ऊपर जो गाड़ी चल रही है उसको रेलगाड़ी बोलते हैं, उसको ट्रेन बोल रहा हूं मैं। तो ये जो रेल्स हैं, इनके अलोंग ही, अलोंग अ लाइन ओनली द ट्रेन कैन मूव। तो जहां जहां ये पटरी जाएगी, जहां जहां ये रेल जाएगी, वहीं वहीं रेलगाड़ी जाएगी। द रेलगाड़ी या द ट्रेन कैन मूव ओनली अलोंग अ लाइन, दैट्स व्हाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। दूसरा, अगर देखो केबल या रोप वे, कई बार मिलिट्री, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, या फिर जैसे मनसा देवी मंदिर वगैरह जाओ आप, या फिर कई बार जैसे जम्मू कश्मीर में, या फिर अगर आप हिमाचल वगैरह में जाओ, तो कई जगह रोपवे से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केबल, या केबल होती है ना, केबल लगा देते हैं और उस पर छोटी सी एक कार्ट होती है, वो मूव करती है। तो ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कुछ इस तरीके के लोकेशंस जो इनएसेसिबल है, जहां पे हम इस तरीके से शॉर्ट टाइम में ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना चाह रहे हैं, तो वहां पे केबल और रोपवेज को भी हम यूज कर सकते हैं। इनकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि जो गाड़ी है वो केबल से जो लटकी हुई है, वो बस अलोंग द लाइन ही मूव कर सकती है। इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। सिमिलरली जो पाइपलाइन है, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। जो पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइंस में भी जो हमारा यू कैन से मटेरियल है, वो अलोंग वन लाइन ही मूव कर सकता है। वो केवल और केवल पाइप के अलोंग ही, पाइप के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। दैट्स व्हाई हियर आल्सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। ये क्वेश्चन पूछता है। दो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या है, तो हाईवे और शिप। शिप मतलब जो सरफेस पे मूव कर रहा है। जो हाईवे है, हाईवे में जो हमारा व्हीकल चलता है, कोई स्कूटर या कोई कार अगर आप लेके जाते हो सड़क पे, तो वो रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे मान लो ये रोड है, तो वो अलोंग द लेंथ इस तरीके से भी मूव कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे आप ओवरटेकिंग करना चाहते हो या कहीं मुड़ना चाहते हो, तो आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करते हो। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एक्स एज वेल एज वाई। तो इस वजह से यहां पे मैंने लिखा है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। जो शिप्स होते हैं, वाटर के ऊपर जो पानी का जहाज जाता है, वो भी 2 डायरेक्शंस में, एक्स और वाई दोनों में मूव कर सकता है। जेड में नहीं मूव करेगा, वो डूबेगा नहीं, उसको हम मूव करना नहीं बोल रहे हैं। इट कैन मूव इन एक्स और इन वाई डायरेक्शन। तो वहां पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अगर मैं सबमरीन्स की बात करूं, सबमरीन्स आर डिफरेंट देन शिप। सबमरीन्स आर इनसाइड द वाटर, so they have degree of freedom 3. they can move in x, y and z all 3 directions. ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं, और आगे पीछे भी जा सकते हैं। सिमिलरली जो एयरप्लेन्स हैं, यहां पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ये भी आगे पीछे, दाएं बाएं या ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहां पे केवल और केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है। मतलब ट्रांसलेशन मतलब मूवमेंट के हिसाब से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है। हमने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं की है। हम नहीं चाहते कोई व्हीकल रोटेट करे। आप थोड़ी चाहते हो कि एयरप्लेन घूमता रहे, रोटेट करे 360 डिग्री।
सो दैट इज नॉट काउंटेड हियर। अभी हमने केवल और केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ी को घुमाना नहीं चाहते हो, रोटेट नहीं करना चाहते हो, यू वांट इट टू जस्ट मूव इन अ लाइन, सीधा सीधा मूव करना चाहते हो आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से भी ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो यहां पे इंफॉर्मेशन मैंने बताई ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपके यहां इंटरव्यू है नहीं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव के लिए ये मैंने लिख दिया। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू रेलवेज। जो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू रेलवे। दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम का कि हाईवे में फ्रिक्शन कितना जनरेट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 गुना ज्यादा होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स द फ्रिक्शन जनरेटेड इन रेलवेज। दूसरा, चीपेस्ट मोड इज ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। जो सबसे सस्ता मेथड है, सबसे सस्ता मोड है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। वो शिप के जरिए ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एयरप्लेन कम्स आउट टू बी द कॉस्टलीस्ट वन। जो एयरप्लेन्स हैं वो सबसे महंगे निकल के आते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर मूवमेंट। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर द मूवमेंट उसके, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने। नाउ लेट्स गो इनटू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया। बताइए समझ आई मेरी बातें कि नहीं? आप लोगों को हिंदी आती है अच्छे से कि नहीं? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? बताइए, नहीं तो मैं इंग्लिश में बात करूं फिर। यस सर। रेलवे का कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा, अभी समझाया मैंने आपको मुमीन जी, रेलवेज का कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा, रेलवेज का कॉस्ट कम होगा। ओवरऑल जो एक रेल का, मान लो मालगाड़ी है उसमें 65 डिब्बे हैं, तो ओवरऑल तो कॉस्ट वहां पे ज्यादा होगी। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है या डीजल अगर गाड़ी है तो जो डीजल का कंजम्पशन है वो ज्यादा है। पर अगर तुम कॉस्ट पर यूनिट गुड या कॉस्ट पर किलोग्राम गुड की बात करोगे तो वो कम निकल के आएगा। सस्ता रेलवेज है इन कंपेरिजन टू हाईवे। जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं हम स्पेसिफिक टर्म में बात कर सकते हैं। देखो अब ये मैं आपको आगे बताता, पर अभी आप समझ लो। जैसे मैं अगर बोलूं कि सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ वाइड ही ले लो। वीवी कभी आपने बोला है सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाइड? नहीं, आपने वॉइड को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी या वाइड रेशियो। पोरोसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वाइड रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आप ये क्या है? ये परसेंटेज है। हाई स्कूल में तुम्हारे 300 नंबर आए और मैक्सिमम मार्क्स थे 500, तो तुम्हारे कितने परसेंट आ गए? दिस कम्स आउट टू बी 60%। तो ये 300 क्या है? ये 60% है किसका? टोटल 500 का। समझ पाएगी नहीं? ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वाइड ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। ये वॉल्यूम ऑफ वाइड एज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख रहे हैं। अरे यही नहीं, छोड़ो, देखो आपने सोम पढ़ा होगा, आपने लिखा होगा स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल बाई एल। मैं डेल्टा एल को भी तो डिफॉर्मेशन लिख सकता था, पर मैंने डेल्टा एल को डिफॉर्मेशन नहीं लिखा, स्ट्रेन नहीं लिखा, बल्कि हमने डेल्टा एल बाई एल। ये अगेन दिस इज परसेंटेज। क्यों? क्योंकि साइज से फिर ये चीजें बदलने लगेंगी ना। जैसे अगर मैं मिट्टी लूं, मान लो सॉइल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 टन सॉइल लूं या 1 ट्रॉली अगर मैं सॉइल लूं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड डिफरेंट होगा। अगर मैं 10 ट्रॉली सॉइल लूं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड डिफरेंट होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये कभी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं बताएगा। ये स्पेसिफिक तरीका नहीं है, ये स्मार्ट तरीका नहीं है। हम जब भी किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, हम इस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं कि वो इंस्ट्रिंजिक मैनर में हमें प्रॉपर्टी को दे। इंस्ट्रिंजिक मैनर मतलब वो साइज, स्पेसिमेन जो है हमारा, जो सैंपल है, उसके साइज से अनअफेक्टेड रहे। अगर साइज बदले तो सैंपल बदले, तो हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ वाइड ही रखा होता, वॉल्यूम ऑफ वाइड का मेजरमेंट, तो साइज बदलता, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम या 1 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाइड चेंज कर गया होता। तो वो सैंपल की, स्पेसिमेन की प्रॉपर्टी बता रहा होता, ना कि सॉइल की। अब अगर हमने वीबी बाई वीटी लिख दिया है तो ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ना कि स्पेसिमेन। चाहे 1 टन लो, चाहे 10 टन लो, चाहे 1 मीटर क्यूब, चाहे 10 मीटर क्यूब, द पोरोसिटी विल रिमेन सेम अगर सॉइल वही है। So this is the meaning. Similarly, लेंथ अगर मैं कंसीडर नहीं करूंगा, पर यूनिट लेंथ नहीं कंसीडर करूंगा, तो जो स्ट्रेन है वो भी चेंज कर जाएगी। भाई 1 मीटर की रॉड है, उसमें 1 सेंटीमीटर स्ट्रेन आ रहा है। 1 मीटर की रॉड 1 सेंटीमीटर स्ट्रेन, 10 मीटर की रॉड 1 सेंटीमीटर उसमें मान लो डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो 10 मीटर में 1 सेंटीमीटर आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यही फिर से 1 सेंटीमीटर मेरा स्पेसिफिक मेजर नहीं है, पैरामीटर नहीं है, स्मार्ट तरीका नहीं है स्ट्रेन को मेजर करने का या डिफॉर्मेशन को मेजर करने का। तो मैंने डेल्टा एल नहीं लिखा, बल्कि डेल्टा एल पर यूनिट एल लिखा। मैंने साइज के इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया। जैसे आपने सीमेंट पढ़ा होगा, तो आपने कभी नहीं बोला होगा सीमेंट का सरफेस एरिया, आपने बोला होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अपनी एनालिसिस को आपने स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया मींस जो सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ सीमेंट, दिस इज द मीनिंग। जैसे आपने सीपेज फोर्स नहीं बोला, आपने बोला स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, सेम लॉजिक। आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोली, सेम लॉजिक। स्पेसिफिक का मतलब इंजीनियरिंग में यही होता है,
पर यूनिट वेट, पर यूनिट मास, पर यूनिट साइज, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, मींस अपनी एनालिसिस से, अपनी प्रॉपर्टी से आप साइज के इफेक्ट को एलिमिनेट करना चाहते हो। तो फिर से अब आपको समझ आ रहा होगा, रेलवेज सस्ते हैं, शिप्स सस्ते हैं, ऑल्दो ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा है पर कॉस्ट पर केजी ऑफ गुड कम है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े। जी सर। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट टॉपिक जो हमने इंट्रोडक्शन बोला है। तो इसमें सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है रोड डेवलपमेंट का, इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इतना हमारे काम का नहीं है, पर अगर आपका मन हो तो आप किताब में पढ़ सकते हैं। किताब में कौन सी यूज करूंगा, तो इससे बढ़िया कोई किताब है नहीं हाईवे की। वैसे एक अकेली किताब सफिशिएंट नहीं है अगर आप गेट वेट की तैयारी करते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज की, पर फॉर एई एंड फॉर जेई ये बहुत अच्छी किताब है। तो ये किताब अगर आपके पास है तो पहले दूसरे पन्ने में, 2-3 पन्ने में ये चीजें इसमें एक्सप्लेन्ड है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये खन्ना एंड जुस्तो बुक है हाईवे की, आपको मिल जाएगी, आपके पास होगी बीटेक वगैरह में, ग्रेजुएशन में आपने इसको खरीदा होगा। ठीक है, मेरे सोर्सेज ये बुक होगा, एक पी चक्रवर्ती की बुक से भी मैंने कई टॉपिक्स उठाए हुए हैं, प्लस आईआईटी बॉम्बे जो एनपीटीईएल है उसकी साइट से भी मैंने काफी सारे नोट्स लिखे हुए हैं। तो जहां पे मुझे जो अच्छा मिला उसके हिसाब से मैंने छाटा हुआ है, पर आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जेई का पेपर है। ठीक है, नाउअडेज वी आर यूजिंग टर्म हाईवे बिकॉज वी प्रिफर टू कंस्ट्रक्ट द रोड ओवर एम्बैंकमेंट। अब ये पहली बात क्या बोला कि आज के टाइम पे हम हाईवे टर्म यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो रोड का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो किसी हाइट पे करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हाईवे क्यों है, क्योंकि वो हाई स्पीड व्हीकल का मूवमेंट होता है वहां पे। ये सब बहुत अच्छी चीजें नहीं है। हाईवे इसलिए बोल रहे हैं, वे मतलब होता है रास्ता, हाई मतलब होता है ऊंचाई। तो वो रास्ता जो ऊंचाई पे बनाते हैं उसको बोलते हैं हाईवे। ऊंचाई पे क्यों बनाते हैं? टू इनकाउंटर यू कैन से, या टू प्रोटेक्ट आवर सबग्रेड आवर एंटायर रोड फ्रॉम द मॉइस्चर, फ्रॉम टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज, हम उसको कुछ हाइट पे बनाते हैं। तो ये जैसे रोड है, देख ये रोड मैंने बनाया हुआ है, रोड तो पूरा ही मैं बोलूंगा आगे, अभी आगे आपको जो पढ़ाऊंगा तो रोड सब कुछ होगा, इसको मैं केवल और केवल पेवमेंट बोलूंगा। पेवमेंट या फिर कैरिज वे इसको बोलूंगा। कैरिज मतलब होता है गाड़ी और वे मतलब रास्ता, तो जिस रास्ते पे गाड़ी जाती है उसको कैरिज वे बोलते हैं। जो ब्लैक टॉप पोर्शन है जिसपे गाड़ी मूव करती है उसको पेवमेंट बोलते हैं। सब कुछ जो है उसको रोड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक भैंस रोड पे खड़ी है, तो चाहे वो शोल्डर पे खड़ी हो, चाहे वो मीडियन पे खड़ी हो, चाहे वो या डिवाइडर पे खड़ी हो, चाहे वो ब्लैक टॉप पेवमेंट पे खड़ी हो, कहीं पे भी खड़ी हो, वो उसको मैं रोड बोल रहा हूं। पर अगर मैं बोलूं एक भैंस पेवमेंट पे खड़ी है, तो आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट दैट ब्लैक टॉप पेवमेंट जिसके ऊपर कैरिज मूव करने वाला है, जिसके ऊपर गाड़ियां मूव करने वाली है, जिसको कैरिज पे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो पहला ही यू कैन से स्टार्ट है, तो मैंने इसको ऐसे जनरल रोड बोल दिया, पर रोड का मतलब सब कुछ, रोडवे मतलब सब कुछ, अभी आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो रोड है ये देखो एम्बैंकमेंट पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, इट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर सम हाइट। एम्बैंकमेंट पे कंस्ट्रक्ट करने की वजह से, इस हाइट पे कंस्ट्रक्ट करने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हाइट वी कॉल इट हाईवे, इसलिए हम इसको हाईवे बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो फर्स्ट टाइम यू कैन से, देखो अब ये मजेदार चीज है, रोड डेवलपमेंट तो बहुत पुरानी चीज है। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, या इंडिया की अगर बात करो जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा मोहनजोदारो वगैरह, वहां भी बहुत अच्छी रोड्स मिली है। तो रोड तो हमेशा से थी, बहुत, दे आर ऑलवेज देयर। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो बहुत टाइम से ही रोड्स आपको देखने को मिल रही हैं। अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं एज यू कैन से एज अ सिविल इंजीनियर, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट, ये आपको सीधा सीधा ऑर्डर ही याद रखना है कि पहले क्या हुआ है। तो फर्स्ट टाइम रोमन्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग रोड। अब इसकी बहुत डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कट कर दिया पूरा, जब तक इनको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता है उसके ऊपर, चाहे जैसा भी, चाहे स्लोप्ड हो चाहे सीधी रोड हो, उन्होंने हमेशा एक स्ट्रेट रोड बनाई है। हैवी जो स्टोन्स है उसको बॉटम पे डंप किए, जो हार्ड स्ट्रेटा है, और उसके ऊपर इन्होंने बाकी के मटेरियल को प्रोवाइड किया हुआ है। इन्होंने सबग्रेड ड्रेनेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, सीधी सीधी रोड बनाई है, फ्लैट रोड बनाई है। तो अब इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन इसके बाद स्टार्ट होता है, ये फ्रांस में स्टार्ट होता है। पियरे ट्रेसेगुएट करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रांस में रोड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और इनके साथ साथ ही कुछ जॉन मेटकाल्फ जो कि इंग्लैंड में थे, इन्होंने भी रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, रोड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन और ये यू कैन से ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन, ऑल्दो ये साथ साथ में डेवलप हो रहे थे पैरेलली, पर एक फ्रांस में और एक इंग्लैंड में, और इनकी जो
फीचर्स थे उनमें काफी अंतर था, मतलब दे वर नॉट सेम, तो इसलिए अलग अलग लिखे गए हैं। देन आफ्टर दैट टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। फिर उसके बाद आज के टाइम पे जो हम पाइनियर बोलते हैं, जो मॉडर्न रोड डेवलपमेंट है, उसके पाइनियर जिनको हम बोल सकते हैं, पाइनियर मतलब जो प्रारंभिक योगदान जिन्होंने दिया, सो ही वाज जॉन मैकडम। मैकडम कंस्ट्रक्शन हम आज के टाइम पे यूज करते हैं। जॉन मैकडम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से रोड कंस्ट्रक्ट करने की बात की। इसके पहले जो भी रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेजर नहीं लिया गया है। इन्होंने जो हैवी स्टोन्स है उसको बॉटम पे रखा है। इन्होंने सोचा है कि सारा लोड अल्टीमेटली बॉटम पे ही आ रहा है, तो दैट बॉटम, दैट फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, और हैवी स्टोन्स को उन्होंने बॉटम पे, या जो स्ट्रांग स्टोन्स है उसको बॉटम पे डंप किया है। पर अब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे, आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता होगा, तो आपको ये पता है, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, ये मान लो कोई बियरिंग प्लेट है, इस पे मैं लोड लगाता हूं तो लोड कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस आइडियल लोड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री। ये इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने सॉइल में लोड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लोड देखो, लोड डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेज रिड्यूस होती जा रही है। अगर मैं स्ट्रेस बोलूं तो स्ट्रेस होगा फोर्स बाई एरिया। यहां पे देखो एरिया कम है तो यहां पे स्ट्रेस ज्यादा है, एरिया ज्यादा, लोड तो उतना ही ट्रांसफर हो रहा है ना, एरिया ज्यादा हो गया, ये एरिया ज्यादा हो गया तो अब स्ट्रेस कम हो गई, एरिया और ज्यादा तो स्ट्रेस और कम। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, दिस इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज, बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन एरिया। तो एक्चुअली तो जो स्ट्रॉन्गर मटेरियल है उसको टॉप पे प्लेस करने की आवश्यकता है, लेकिन इन लोगों ने इस बात को समझने में देर कर दी, ये समझ नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉटम पे हैवी स्टोन्स की डंपिंग की, फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग बनाया, और जैसे शुरू में तो जो क्रॉस स्लोप है उसको भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया इन्होंने। 1/45 का क्रॉस स्लोप तो दिया, पर सबग्रेड स्लोप की इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब जो मैकडम थे, इन्होंने सबग्रेड को भी मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दी, सबग्रेड में भी इन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया, एज वेल एज जो रोड है, पेवमेंट है, उसकी अलग अलग लेयर्स में भी इन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया, सो दैट वाटर इज नॉट गोइंग टू रिटेन देयर। तो ये सबसे पहला साइंटिफिक मेथड था रोड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछता है। इन 312 BC रोमन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ऑन लार्ज स्केल। सबसे पहले रोमन्स ने लार्ज स्केल पे रोड को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया 312 BC। BC मींस बिफोर कॉमन एरा। मैकडम कंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग। जो मैकडम कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे पहला मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन है बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग। आपके यहां फिर से इंटरव्यू होगा नहीं, पर एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आ गया। इंटरव्यू में बड़ा एक चुटकुला टाइप का क्वेश्चन है कि जो मैकडम या जो वाटर बाउंड मैकडम है या जो WBM है, बार बार मैकडम नहीं यूज करते, ये मैकडम का क्या मतलब है? तो मैकडम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जॉन मैकडम साइंटिस्ट है, जो इसके प्रणेता है, जो इसके पाइनियर है। इन्होंने बहुत बोल सकते हो रिवॉल्यूशनरी वर्क किया है रोड डेवलपमेंट, तो इनकी सम्मान में हम बार बार इसलिए मैकडम टर्म आज भी यूज कर रहे हैं। आज भी जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसका जो बेस है, बेस मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो मैकडम वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग, इसको सही कर लेना आप, वी आर नॉट यूजिंग WBM रोड्स एज सरफेस कोर्स। आज के टाइम पे जो WBM मींस वाटर बाउंड मैकडम। अब ये क्या बात कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं आपको आगे ही समझाऊंगा, पर थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो, जैसे आपने कंक्रीट पढ़ा होगा, एक एग्जांपल देता हूं मैं, इट्स नॉट एज सिंपल एज आई एम टेलिंग यू, पर वेट, देखो जैसे आपने कंक्रीट पढ़ा है, तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट आपने पढ़ा होगा, एक बाइंडिंग मटेरियल लेते हैं, फाइन एग्रीगेट लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, और इफ रिक्वायर्ड, इसमें या मैं एडमिक्सचर अभी नहीं लिख रहा हूं, इसमें वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड वाटर इनसाइड इट। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट। कई बार जरूरत है तो इसमें कुछ एडमिक्सचर्स भी डाल देते हैं। इफ रिक्वायर्ड सम एडमिक्सचर्स आर आल्सो बी एडेड। कंक्रीट देखो, अब इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? जैसे ये जो बाइंडिंग मटेरियल है, तो ये बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट भी हो सकता है, ये बाइंडिंग मटेरियल लाइम भी हो सकता है, ये बाइंडिंग मटेरियल जिप्सम भी हो सकता है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट मतलब वो वाले एग्रीगेट जिनका साइज लेस देन 4.75 mm है। कोर्स एग्रीगेट मतलब वो वाले एग्रीगेट जिनका साइज मोर देन 4.75 mm है। ये क्या होते हैं? तो ये सैंड हो सकता है, सुर्खी हो सकता है, रॉक डस्ट हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट ग्रेनाइट चिप्स हो सकती हैं, या यू कैन से ब्रोकन एग्रीगेट्स हो सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। प्लस पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि जो ये सीमेंट है,
सीमेंट का अगर एग्जांपल लें तो आज के टाइम पे जो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं ये एक हाइड्रोलिक मटेरियल है, इसको हाइड्रोलिक सीमेंट भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक सीमेंट का मतलब इट रिक्वायर्स वाटर टू गिव ऑल द प्रॉपर्टीज। जब पानी इसमें ऐड होता है तो ये पानी से रिएक्शन करते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं अलग अलग, स्पेशली अब ये आप बीएमसी में पढ़ते हो, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, पर चलो नाम बता दे रहा हूं आपको। जैसे C3A है, C4AF है, C3S है या C2S है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफरेट या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये बोक्स कंपाउंड्स होते हैं। RH बोग ये साइंटिस्ट है, इन्होंने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट में काफी अच्छा काम किया, तो इन्होंने इनके नाम पे इनको बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। होता क्या है, जब हम मटेरियल लेते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, एक आर्जिलेशियस कंपाउंड लेते हैं, कैल्सेरियस कंपाउंड लेते हैं, उनको हम आपस में मिक्स करते हैं निश्चित प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन भी आपको पता होगा कि लाइम और सिलिका कितना कितना होना चाहिए, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उनको मिक्स करने के बाद हम उनको हीट करते हैं, करीब 1300-1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको जब हीट करते हैं तो मटेरियल सिंटर करता है, मटेरियल एक कोहेरेंट मास में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो मटेरियल है उसको हम ग्राउंड करते हैं, जिसमें अगर जरूरत है तो हम जिप्सम ऐड कर देते हैं, जिप्सम फ्लैश सेट को रोकने के लिए यूज करते हैं, और यही मटेरियल को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ये हाइड्रोलिक इन नेचर होती है। जब आप इसको गर्म करते हो तो जो भी इसके मटेरियल्स हैं वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो कैल्शियम है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलिका सिलिका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे मटेरियल अपने अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन ऑक्साइड्स की आपस में फिर से फ्यूजन होती है। फ्यूजन मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में आपने सुना होगा, फ्यूजन मतलब इसे सूरज में जो रिएक्शन हो रही है वो फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है। सो एट दिस ग्रेट टेम्परेचर द मटेरियल्स, ये जो ऑक्साइड्स है ना, अलग अलग ये फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के ना अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। वो जो कंपाउंड्स है उनको बोल रहे हैं बोक्स कंपाउंड। जैसे अगर मैं बोलूं C3A है, तो C3A क्या है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 3 है और अल्मुनियम ऑक्साइड Al2O3 ये 1 है। क्या हो गया यार ये, व्हाट हैपेंड? ठीक है, और जो अल्मुनियम ऑक्साइड है वो 1 है। दिस इज द मीनिंग ऑफ C3A। जैसे अगर मैं बोलूं C4AF, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 4 है, अल्मुनियम ऑक्साइड 1 है और आयरन ऑक्साइड 1 है। ठीक है, चलो दीज आर बोक्स कंपाउंड। ये बोक्स कंपाउंड जो है ये रिएक्शन करते हैं विद वाटर, और जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है सीमेंट की वो प्रोवाइड करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, चलो इतना मैं अब बता दिया, क्यों इसको आगे समझना है आपको। ठीक है, अब बाइंडिंग मटेरियल हमने क्या यूज किया है, इसके बेसिस पे मैं इस कंक्रीट का नाम देता हूं। कंक्रीट का नाम देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अगर मैं बोलूं सीमेंट कंक्रीट, ये इतनी बेसिक चीजें ना आपको बता रहा हूं ताकि आपको कभी डाउट ही ना हो इन चीजों में, ये सब बताने वाली चीजें नहीं है। देखो सीमेंट कंक्रीट, नाम पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। है क्या ये कंक्रीट, कौन सा कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। मैं बोल सकता हूं लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट है क्या ये कंक्रीट, इसमें क्या है लाइम बाइंडिंग मटेरियल। या आप छोड़ो, जैसे मैं बोलूं सिल्टी सैंड, तो ये है क्या, ये सैंड है, मेनली सैंड है, इसके अंदर सिल्ट भी है तो इसको सिल्टी सैंड बोल रहे हैं। मैं बोलूं सिल्टी सैंडी ग्रेवल, तो ये है क्या ग्रेवल है, इसके अंदर है क्या सिल्ट प्लस सैंड। मैं बोलूं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो ये है क्या, कई बार बच्चे ही भूल जाते हैं है क्या, उसमें स्टाइल मारने लगते हैं कि ये बहुत सारी चीज बताने लगते हैं। है क्या ये कंक्रीट है, दिस इज कंक्रीट। कैसा कंक्रीट है, सीमेंट वाला, जिसका बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है, प्लस विच इज रिइंफोर्स्ड विद फाइबर्स, स्टील के फाइबर्स से इसका रिइंफोर्समेंट किया गया है, तो ये रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया। ठीक है, तो ये कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट। ऐसे ही रोड में जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो रोड में कंस्ट्रक्शन करते हैं, आई नीड टू इरेज ऑल दिस, तो जो रोड में कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे हम बिटुमिनस कंक्रीट यूज कर सकते हैं। अब ये अगर आप समझ गए हो तो बिटुमिनस कंक्रीट भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, wait. ठीक है, ऐसे ही हम बिटुमिनस कंक्रीट यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज बिटुमिनस कंक्रीट। बिटुमिनस ये आपको जरूरत क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंटली ये सब मेंशन है, इसलिए मैं इतना अच्छे से बता रहा हूं आपको, अभी से ही समझ जाओ, कभी डाउट ही नहीं होगा। इसमें क्या यूज करते हैं हम, तो इसमें हम बिटुमिन यूज करते हैं। नाउ दिस बिटुमिन इज बाइंडिंग मटेरियल, दिस बिटुमिन इज आवर बाइंडिंग मटेरियल। नाउ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जैसे बिटुमिन एक हाइड्रोलिक प्रोडक्ट नहीं है, मींस इट डज नॉट रिक्वायर वाटर टू गिव यू प्रॉपर्टीज लाइक
स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है उनको प्रोवाइड करने के लिए ये पानी से रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिटुमिन की। तो बिटुमिन इज नॉट अ हाइड्रोलिक प्रोडक्ट, तो इसमें पानी ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, पहले पानी ऐड किया था, क्यों? क्योंकि वाटर वाज रिक्वायर्ड, यू कैन से, फॉर सीमेंट। देखो कोर्स एग्रीगेट्स जो है बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, उनके जो वॉइड्स हैं उनको फिल करने के लिए मैंने फाइन एग्रीगेट यूज किया। फाइन एग्रीगेट कंपैरेटिवली छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उनके वॉइड्स और छोटे हैं, उनको फिल करने के लिए मैंने और फाइन पार्टिकल्स यूज किए सीमेंट के। ओवरऑल मैंने क्या कोशिश की कि एक वेल ग्रेडेड मिक्स तैयार हो, एज फार एज पॉसिबल जो कंक्रीट है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम से कम रहे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप जीरो नहीं कर सकते हो, बट एज फार एज पॉसिबल यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट। तो इस तरीके से आप वेल ग्रेडेशन करके, वेल ग्रेडिंग का मतलब होता है इंजीनियरिंग में साइज, वेल मतलब ऑल द साइजेस आर प्रेजेंट। जब सॉइल वेल ग्रेडेड होगी तो बड़े साइज के पार्टिकल्स के वॉइड्स को भरने के लिए छोटे साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और उन छोटे साइज के पार्टिकल्स के वॉइड्स को भरने के लिए फर्दर और छोटे साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से इंटरलॉकिंग बेहतर हो जाती है, जो सॉइल की स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो जाती है, उसकी पैकिंग बेहतर हो जाती है, उसकी डेंसिटी बेहतर हो जाती है। तो वही काम यहां पे भी हम करने वाले हैं, लेकिन यहां पे देखो बिटुमिन के साथ पानी की आवश्यकता नहीं है, तो बिटुमिन के साथ हम फिलर यूज करते हैं। अभी बताता हूं मैं फिलर क्या होता है। फिलर के साथ हम फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। नाउ दिस मिक्स इज व्हाट यू कॉल बिटुमिनस कंक्रीट। ये भी कंक्रीट ही है, पर इसमें बाइंडिंग मटेरियल बिटुमिन है। ये हम रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। ज्यादातर आपको जो रोड नजर आती है हाईवेज, वो बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन होता है, या असफाल्ट रोड्स बोलते हैं उसको। बिटुमिन का ही एक और नाम असफाल्ट है। दुनिया भर में बिटुमिन को असफाल्ट ही बोलते हैं, इंडिया में मोस्टली इसको बिटुमिन बोलते हैं। तो जो बिटुमिन बाइंडिंग मटेरियल मैंने यूज किया, सेम वही लॉजिक यूज किया कंक्रीट वाला, तो इसको बोल दिया बिटुमिनस कंक्रीट। अब ये जो कोर्स एग्रीगेट है ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं ग्रेनाइट चिप्स वगैरह, ग्रेनाइट चिप्स वगैरह हो सकते हैं, ब्रोकन स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? तो ये सैंड हो सकता है, सुर्खी हो सकता है, सेम वही सारी चीजें, सुर्खी हो सकता है। फिलर क्या हो सकता है? सो दिस विल बी लाइम या रॉक डस्ट, लाइम या रॉक डस्ट। अच्छा, पहले फिलर की जरूरत नहीं थी सीमेंट कंक्रीट में, क्यों? क्योंकि जो कंक्रीट की हाइड्रेशन हो रही है, जो सीमेंट की हाइड्रेशन हो रही है, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें बनता है CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। बेसिकली C3S और C2S के हाइड्रेशन से CSH जेल प्रोड्यूस होता है। तो वो जेल बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, तो वो फिलिंग का काम कर देता है, जेल स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है अपना। यहां पे ऐसा कोई काम नहीं होने वाला है, तो हमने अलग से फिलर डाला है, मतलब बिल्कुल बुरा जिसको बोलते हो आप, पाउडर रॉक का, लाइम जैसे हो गया, रॉक डस्ट, इसको हम एज अ फिलर यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट्स के वॉइड्स को भरने के लिए फाइन एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स के वॉइड्स को भरने के लिए फिलर, और सबको बाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया? बिटुमिन यूज किया। सो दिस इज बिटुमिनस कंक्रीट, दिस इज द बेसिक ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट। अब आप समझोगे क्या मतलब है, ठीक है? अब आगे आते हैं फिर से, ठीक है? आई होप कि आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होगा। देखो, nowadays we are not using WBM roads. WBM means water bound macadam. अब ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, this entire thing was, this is not water bound macadam, this is what you call bituminous macadam. जब आपने बिटुमिन एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है, तो उसको बोल रहे हैं हम बिटुमिनस मैकेडम। कई बार बिटुमिन की जगह हम वाटर यूज करेंगे एज अ बाइंडिंग मटेरियल, तो उसको बोल रहे हैं वाटर बाउंड मैकेडम। अब फिर से यहां पे आते हैं, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग WBM रोड्स, जो वाटर बाउंड मैकेडम है रोड्स, उसको हम नहीं यूज कर रहे हैं। पहले यूज करते थे, पुराने टाइम में जब घोड़ा गाड़ी चलती थी, बुलक कार्ट चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, तो वाटर बाउंड मैकेडम भी हमने काफी सारा यूज किया है। बट विद, यू कैन से, विद टाइम, जैसे जैसे वेहिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा, मोटर गाड़ी का जब आविष्कार हुआ, सड़क पे गाड़ियां चलने लगी, तो गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से काफी डस्ट फॉर्मेशन होता था। गर्मियों में वो धूल उड़ती थी, और जब यू कैन से मानसून आता था, रेनी सीजन आता था, तो बहुत मडी हो जाता था, कीचड़ आ जाता था, रोड जो है वो बहुत स्लिपरी हो जाती थी। तो इस वजह से ओवर द टाइम अब हम एज सरफेस कोर्स मतलब जो टॉप कोर्स है, जो वियरिंग कोर्स है, वियरिंग कोर्स मतलब जिसकी रगड़ घिस होने वाली है व्हीकल मूवमेंट से, वियरिंग कोर्स के लिए, सरफेस कोर्स के लिए आज के टाइम पे हम WBM नहीं यूज कर रहे हैं। एग्जाम का क्वेश्चन, WBM हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो पहला, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ डस्ट व्हेन व्हीकल्स आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, क्योंकि डस्ट का फॉर्मेशन होता है कब? जब व्हीकल्स बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मड इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में कीचड़ फॉर्म होने लगता है। इस वजह से आज के टाइम पे हम वाटर बाउंड मैकेडम यूज नहीं कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? तो वाटर बाउंड मैकेडम हम नीचे वाली लेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर्स का क्या मतलब है? तो ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा, एक साथ चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, पर जो रोड बनाएंगे ना, तो रोड की अलग अलग लेयर्स होंगी। सबसे नीचे सबग्रेड होगा, उसके ऊपर सब बेस कोर्स होगा, उसके ऊपर बेस कोर्स होगा, और उसके ऊपर वियरिंग कोर्स होगा।
ठीक है, सबसे नीचे सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस कोर्स, उसके ऊपर बेस कोर्स, उसके ऊपर वियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। तो जो टॉप की लेयर है उसमें हम नहीं यूज कर रहे हैं वाटर बाउंड मैकेडम, यहां पे हम नहीं यूज कर रहे हैं, नीचे वाली लेयर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली मड फॉर्मेशन या डस्ट फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए जो वियरिंग कोर्स है जिसपे गाड़ी दौड़ने वाली है उसको हम बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें हम बाइंडिंग मटेरियल बिटुमिन ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर WBM यूज करते तो वहां पे मड फॉर्मेशन होता है इन रेनी सीजन, वहां पे डस्ट फॉर्मेशन होता है इन समर्स बिकॉज ऑफ हाई स्पीड मूवमेंट। तो नीचे की लेयर्स में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, नीचे की लेयर्स को हम पैसा बचाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए WBM यूज कर लेते हैं, लेकिन जो वियरिंग कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी मेड बाई बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। देखो मैकेडम कंस्ट्रक्शन भी दो तरीके से हो सकता है, WBM वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम मतलब इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है वाटर है, BM मींस बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस मैकेडम मतलब जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है, बिटुमिन है। आज के टाइम पे देखो नीचे लिखा है अबव डिमेरिट्स ऑफ WBM आर रेक्टिफाइड बाय एडिंग बिटुमिन एज बाइंडर। ये जो डिमेरिट्स है WBM की, इसको हमने सही कर लिया, इसको हमने रेक्टिफाई कर लिया, कैसे, बाय एडिंग बिटुमिन एज बाइंडर। बिटुमिनस मैकेडम, जो बिटुमिनस मैकेडम है, बिटुमिनस मैकेडम में क्या है आप समझ गए होगे, एग्रीगेट प्लस बिटुमिन, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट फ्लेयर प्लस बिटुमिन, इसको शॉर्ट में लिख दिया एग्रीगेट प्लस बिटुमिन, इज यूज्ड एज अ सरफेस कोर्स। इसको हम एज अ सरफेस कोर्स यूज कर रहे हैं। एंड WBM जो वाटर बाउंड मैकेडम है इज यूज्ड एज सब बेस एंड बेस कोर्स, इसको हम बेस कोर्स और सब बेस कोर्स के जैसे यूज कर रहे हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट देन मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया का क्या मतलब हुआ, फिर से कहानी थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आपके यहाँ हिस्ट्री मेंशन्ड है तो थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। देखो रोड डेवलपमेंट कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं केवल और केवल इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में रोड डेवलपमेंट आपको बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, देखो प्रॉपर रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम में बनाया हुआ है उन्होंने शहर, शहर के जो बीच की रोड्स हैं दे आर प्रॉपर डिजाइंड रोड्स, बड़ा अच्छा शहर वो डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो ये मोहनजोदारो है वहां पे बारिश में पाकिस्तान में बाढ़ आती है पर वहां पे ड्रेन आउट कर जाता है पानी, इट्स ड्रेनेज सिस्टम इज सो गुड। तो वो प्रॉपर साइंटिफिक रोड्स थी। ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि बस रोड बना दिया है नाम पे, दे वर प्रॉपरली डिजाइंड, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड रोड। चलो बहुत पुरानी बात हो गई, थोड़ा और उससे नए टाइम में आते हैं। तो नए टाइम में आओ तो जब चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा, तो कौटिल्य ने भी रोड डेवलपमेंट की बात की। मतलब उस टाइम पे जब सम्राट चंद्रगुप्त थे, उस वक्त जब कौटिल्य थे, उन्होंने भी रोड डेवलपमेंट की बात की कि जो पैदल सैनिक जाने वाले हैं उनके लिए रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए, जो घुड़सवार सैनिक है उनके लिए रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए, जो घोड़ा गाड़ी है या बैल गाड़ी है उनके लिए रोड इस तरीके से होनी चाहिए, इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, रोड को कोई गंदा नहीं करे, रोड क्लीन होना चाहिए। ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो वहां पे भी देखो रोड डेवलपमेंट की बात की गई, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच वहां पे भी यूज किया गया। और आगे की बात करते हैं, मुगल पीरियड में आते हैं। तो मुगल पीरियड में आपको पता होगा हुमायूं के आसपास एक शासक हुआ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने भी रोड डेवलपमेंट कराया। उन्होंने कलकत्ता से लेकर पेशावर तक रोड को सही करवाया, जिसको GT रोड बोलते हो आप, ग्रैंड ट्रंक रोड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड्स इन इंडिया। GT रोड कब की बनी है सोचो, बनी तो वो और पहले की है, बनी और पहले की है, उसको रिहेबिलिटेट कराया, उसको मेंटेन कराया फिर से किसने, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने भी देखो काम किया रोड डेवलपमेंट में। तो देखो मैंने आपको एंशिएंट से थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, तीनों तरीके से बताया कि रोड डेवलपमेंट हमेशा से। पर ये जो सब्जेक्ट है अभी एज अ स्कॉलर, एज अ स्टूडेंट, हम मॉडर्न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट मतलब जब अंग्रेजों का टाइम है हम उसके आसपास की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, जो ये अंग्रेजों का शासन है, जब ब्रिटिश इंपायर इंडिया में आया उसके आसपास जब वो टाइम आया तब रोड डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी रोड डेवलपमेंट वाज ऑलवेज देयर। ठीक है, अब जो ब्रिटिश शासन करने आए तो ब्रिटिश का काम ये थोड़ी ना था कि इंडिया में नागरिक सहूलियत से रहें, यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन्होंने रोड डेवलपमेंट इस नजरिए से नहीं किया कि इंडिया जैसे कंट्री को हम डेवलपमेंट कर सके, नहीं, उनको तो लूटना था, प्लंडर करना था अपने कंट्री को। तो उनकी जो जरूरत थी उसके हिसाब से उन्होंने रोड डेवलपमेंट किया। शुरुआत में उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछाए, क्योंकि उनको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना था बंदरगाह तक, बेसिकली ओशन तक, तो उन्होंने तरह तरह के रेलवे ट्रैक्स बिछाए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये मुहिम शुरू होती है 1849 के आसपास, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वेहिकुलर ट्रैफिक आने लगा, वेहिकुलर ट्रैफिक मतलब पहले तो घोड़ा गाड़ी चलती थी, पहले तो बैलगाड़ी चलती थी, पहले तो गाड़ी मोटर चलती थी रोड पे, तो रोड्स की रिक्वायरमेंट अलग थी, रोड्स की डिमांड अलग थी।
पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वेहिकुलर ट्रैफिक डेवलप होने लगा, इसको बुक में लिखेगा, जैसे जैसे मिक्स्ड ट्रैफिक सिचुएशन अराइज होने लगी, तो जो पुरानी रोड्स थी उनकी हालत बहुत ही खस्ता थी, वो इन साउंड नहीं आ रही। गाड़ियों के लिए, इन व्हीकल्स के लिए नहीं बने थे। हाँ जी, साउंड नहीं आ रहा है, एक मिनट, साउंड सही तो है यार, बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है? सर साउंड आ रहा है। सही है आ रहा सर, है सबको? साउंड आ रही है। ठीक है, आ रहा है, देखिए आपका कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे ये गाड़ियां, जैसी मिक्स ट्रैफिक सिचुएशन राइज होने लगी, तो ये पता चला कि जो रोड्स हैं वो सही नहीं है, वो उन ट्रैफिक के, मिक्स ट्रैफिक के लिए सूटेबल नहीं है। तो डिमांड राइज होने लगी कि भाई रोड डेवलपमेंट भी इसेंशियल हो गया, अब इससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड होते होते सोचो 1849 से मांगे उठी और एक शताब्दी लग गई, 1929 के आसपास, 1927 के आसपास, 1920s में जाके डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिछाई जिसको हेड किया एमआर जैकर ने। ये देखो, ये नाम है, ये आपको नाम याद रखना है। ये कमिटी स्टैब्लिश की गई इन 1927। तो जो एमआर जैकर हैं, उनकी हेडिंग, उनकी हेडेड बाय एमआर जैकर एक कमिटी बिठाई गई, और ये मीटिंग, फर्स्ट जो मीटिंग है वो नागपुर में हुई। तो इनसे बोला गया कि आप असेस करो कि रोड डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है इंडिया में और क्या रिक्वायरमेंट है। जो एग्जिस्टिंग रोड है उनकी हालत को प्रॉपरली असेस करने के लिए, और जो रोड डेवलपमेंट करना है वो किस तरीके से करना है उसको प्रॉपर असेस करने के लिए फर्स्ट टाइम सरकार के साथ काम किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम किया गया। ये बोल सकते हो एक शताब्दी बीत गई मांगते मांगते इनसे कि काम करवाओ, काम करवाओ, काम करवाओ, बट इट स्टार्टेड इन 1900s। और सबसे पहले एक कमेटी बिठाई गई हेडेड बाय एमआर जैकर। उनको बेसिकली ये काम दिया गया कि आप असेस करो अभी क्या रोड की कंडीशन है और किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम में इनके रिकमेंडेशंस आते हैं, जो ये जैकर कमेटी थी, इसके रिकमेंडेशंस आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो एमआर जैकर ने रिकमेंडेशन कैसे दिया? पहली चीज, सबसे पहले आपको ये ईयर याद रखना है, जैकर कमेटी कब स्टैब्लिश की गई? 1927 में। तो इन्होंने 4 मेन रिकमेंडेशंस दिए, रिकमेंडेशंस इनके कई सारे थे, पर 4 मेन रिकमेंडेशंस थे। पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। जो रोड डेवलपमेंट है दैट शुड बी कंसीडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? पहले इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट, अलग वहां पे राजा हुआ करते थे, या पंजाब एक अलग स्टेट हुआ करता था, बिहार एक अलग स्टेट हुआ करता था, गोवा एक अलग स्टेट हुआ करता था, आंध्रा एक अलग स्टेट हुआ। दीज वर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, दे वर डिफरेंट बाय, दे वर मैनेज्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स, यू कैन से। तो इनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। तो इन्होंने बताया कि रोड डेवलपमेंट जो है इंडिया में, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। पहली बात तो इसको राष्ट्रीय कार्य समझना है हमें। प्रिंसली स्टेट जो है इनके बस की बात नहीं है, नाउ दे कैन नॉट डेवलप द रोड, उनके बस की बात नहीं है। तो पहला रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दिया कि दिस रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। दिस शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय, पूरे देश का एक बॉडी होना चाहिए, राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे इसको हमको देखना चाहिए और इस तरीके से हमको डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला, दूसरा गाइडलाइन, कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल। जो पेट्रोल है या हाई स्पीड डीजल है उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स हमको लगाना चाहिए, टू क्रिएट रोड डेवलपमेंट फंड। भाई अगर रोड को डेवलप करना है आपको तो पैसा चाहिए ना, कोई भी काम करना है सबसे पहली रिक्वायरमेंट मनी। तो रोड डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बोला कि एक फंड स्टैब्लिश करने की जरूरत है। उस फंड का नाम बोला गया सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड। 1927 में इन्होंने ये सारी बातें बोली, 2 साल बाद जाके ये फंड स्टैब्लिश किया गया इन 1929। सो एन एक्स्ट्रा टैक्स, इस फंड में पैसा कहां से आएगा? तो फंड में पैसा आएगा कि जो भी, ये देखो, सेस के माध्यम से इन्होंने पैसा लिया। सेस मतलब होता है टैक्स ओवर टैक्स, परोक्ष रूप से टैक्स के ऊपर हम टैक्स लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं सेस। जैसे अगर आप पेट्रोल डीजल खरीदते हो, ऑलरेडी उनमें आप कुछ टैक्स दे रहे हो, और उसी में इन्वॉल्व कर दिया गया कि जो भी अगर आप पेट्रोल खरीदोगे तो कुछ पैसा है, 1 रुपया 2 रुपया, उस वक्त आने में था, आज के टाइम पे 6 रुपया हो सकता है, अलग अलग टाइम पे ये वैल्यू बदल जाती है। पर उसी पैसे में रेट ऑफ पेट्रोल या डीजल में हमने ऐड कर दिया कि तुम खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ पैसा इससे हम काट के सरकार को दे देंगे। आज के टाइम पे जैसे ये पैसा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को जाता है। ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हेडेड बाय नितिन गडकरी, वो अकेले इस पैसे को यूज नहीं करते हैं, उस पैसे को भी डिवाइड करते हैं। जैसे रेलवे मिनिस्ट्रीज में भी कुछ पैसा देते हैं, जो रेलवे फाटक होता है, रेल रोड क्रॉसिंग होती है, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सब इसी फंड से किया जाता है।
तो कहने का मतलब कि अकेला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इस पैसे को नहीं यूज करता है। एट प्रेजेंट टाइम इट इज डिवाइडेड, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इस फंड का है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इन्होंने दूसरा गाइडलाइन क्या दिया कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड, लिवाइड मतलब कर वसूली करना। सो एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की जरूरत है टू क्रिएट रोड डेवलपमेंट फंड, जिसका नाम दिया गया सेंट्रल रोड फंड। ये ईयर आपको याद रखना है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या हो गया यार ये फिर से, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। कुछ टच हो जाता है इसमें, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। फिर अगला रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दिया कि अ सेमी ऑफिशियल, इन्होंने अगला रिकमेंडेशन क्या दिया कि अ सेमी ऑफिशियल, देखो अ सेमी ऑफिशियल, अगला रिकमेंडेशन दिया इन्होंने, अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड दैट इज आईआरसी। एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी आपको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, इसका नाम बोला गया आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। देखो 1927 में मीटिंग हुई, धीरे धीरे काम चल रहा है। ये 1929 में सीआरएफ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 1934 में आईआरसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आईआरसी का काम क्या है, तो ये टेक्निकल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। टेक्निकल गाइडलाइन मतलब कि रोड का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि रोड डेवलपमेंट ऐसी चीज है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। पहले जैसे रोड बनती थी ऐसे आज नहीं बन रही है, आज जैसे रोड बन रही है वैसे कल नहीं बनेगी। सो इट इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी एनहांसमेंट हो रहा है। तो दुनिया के साथ आप बोल सको कदम से कदम मिला के अगर देश चलना चाहे तो एक ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए जो प्रॉपर एज अ यू कैन से टेक्निकल असिस्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, एज अ कंसल्टेंट सरकार के लिए वर्क कर सके, सरकार को राय मशवरा दे सके, रोड डेवलपमेंट कैसे किया जाए इन सब चीजों को प्लान कर सके। इसके लिए एक टेक्निकल सेमी ऑफिशियल बॉडी होनी चाहिए। दैट बॉडी इज नेम्ड एज आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। आज के टाइम पे भी हम जो गाइडलाइंस यूज करते हैं वो आईआरसी की गाइडलाइंस यूज करते हैं और ये स्टैब्लिश कब किया गया, 1934। अगेन आई एम टेलिंग ऑल दीज ईयर्स आर इंपॉर्टेंट। 1927 ये इसीलिए ऑर्डर में बता रहा ताकि कहानी के जैसे आपको याद हो जाए। 1929 सीआरएफ, 1934 आईआरसी, ये सब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड। एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जहां पे रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च हो सके एंड दैट कैन अगेन सर्व एज कंसल्टेंट टू यू कैन से मिनिस्ट्रीज टू द गवर्नमेंट। तो ये जो बॉडी है ये सीआरआरआई बोला गया इसको, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन पूछेगा सीआरआरआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1950। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सीआरएफ कब एस्टैब्लिश किया गया, 1929। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयकर कमेटी कब बिठाई गई, तो 1927। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशंस गिवन बाय जयकर कमेटी, तो ये 4 रिकमेंडेशंस आपको रटे होने चाहिए। पहला रिकमेंडेशन कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा डेवलपमेंट कि एक फंड स्टैब्लिश करना चाहिए यू कैन से बाय मींस ऑफ सेस ऑन हाई स्पीड पेट्रोल एंड डीजल, यू कैन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड। इस फंड का नाम क्या रखा गया, सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड। कब स्टैब्लिश किया गया, 1929 में। तीसरी गाइडलाइन क्या थी कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, मिनिस्ट्रीज वगैरह के लिए एज कंसल्टेंट वर्क कर सके, रोड डेवलपमेंट में गाइडलाइन, कंट्री की गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, प्लस जो एग्जिस्टिंग रोड है उनकी क्वालिटी को भी असेस कर सके, नई रोड की क्वालिटी की गाइडलाइन दे सके और जो एग्जिस्टिंग रोड है उनकी क्वालिटी का असेसमेंट कर सके और डेवलपमेंट भी बोल सकते हो गाइड कर सके, देश को प्लान करके दे सके कि इस तरीके से आप रोड डेवलपमेंट करो, ऑल दिस थिंग्स। तो इसके लिए आईआरसी का गठन किया गया कब, 1934। फिर अगला गाइडलाइन क्या है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसमें रिसर्च रिलेटेड वर्क कर सके और जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है या जो अलग अलग अथॉरिटीज है उनके लिए वो भी कंसल्टेंट के जैसे वर्क कर सके। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम रखा गया सीआरआरआई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली। अच्छा, यहीं पे बात चलिए तो एक और बात मैं आपको बता देता हूं। चलो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे ये सीआरआई है, सॉरी सीआरआरआई है, ऐसे ही सीबीआरआई है। क्या आपने नाम सुना हुआ है? इसका नाम है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरे पास टाइम कम है, नहीं मैं आपको कहानी बताता कि देश का विकास कैसे हुआ है। देखो ये रोड डेवलपमेंट के लिए जैसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये कब गठित किया गया, तो इसका गठन हुआ 1951 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। डू यू नो हेडक्वार्टर कहां पे इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है रुड़की में, आईआईटी रुड़की के अंदर इसका बोल सकते हो हेडक्वार्टर है। CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लिखा है, अब ये जो बातें की ना, इसकी थोड़ा डिटेल्स में, और भी जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, मॉडर्न डेवलपमेंट, उसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगा। देखो, डेवलपमेंट तो होता ही रहा है, कैसे होता रहा है। तो पहले जो MR जयकर थे, उन्होंने बोला, उनकी कमेटी ने बोला कि भाई रोड डेवलपमेंट इंडिया में इतनी खस्ता है कि 5 साल में हो नहीं पाएगा। तो जो बाकी डेवलपमेंट है वो पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया, लेकिन रोड डेवलपमेंट 20 ईयर्स प्लान्स लिए गए। उन्होंने बताया कि इतना मेगा बजट प्रोजेक्ट है ये कि शॉर्ट टर्म में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, इसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। तो 20 ईयर रोड प्लान आए, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। फिर उसके बाद एक बॉडी का गठन किया गया जिसको बोलते हैं हम NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1988 में, पर फर्स्ट टाइम इसको प्रोजेक्ट दिया गया, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट दिया गया इन 1998 इन अटल जी गवर्नमेंट। तो इनका पहला प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं स्वप्निम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना करके। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 4 जो हमारे महानगर हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, इनको कनेक्ट किया गया आपस में। दीज आर बेसिकली पोर्ट लोकेशंस, चाहे चेन्नई देखो, चाहे मुंबई देखो, चाहे कोलकाता देखो, यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं। यहाँ पे बाहर से अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग देशों से सामान लार्ज अमाउंट में आता है। फिर दिल्ली क्या है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हब है, सेंटर है। तो इन चारों को कनेक्ट किया गया। फिर इसके बाद, चलो इसको आगे बताऊंगा मैं अभी जब NHAI आएगा, पर इसके बीच में भी अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होते रहे। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो इसकी बात करूंगा मैं। फिर इसके बाद अभी NHAI पे आऊंगा, और NHAI के जो 8 फेजेस है, जैसे आज के टाइम पे फेज 8 चल रहा है, अभी तो वैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई, इट शुड बी फेज 9, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल रोड फंड की पहले देखो, यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो लिखा गया है, द CRF इज एस्टैब्लिश्ड बाई पार्लियामेंट। कोई भी चीज स्टैब्लिश होता है इंडिया में तो कैसे स्टैब्लिश होता है? देखो 3 तरीके की बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, या फिर एनी अदर बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे UPSC है, स्टेट PSCs हैं, तो हमारा जो संविधान है उसमें ही इसकी बात की गई है कि इस तरीके से इनका मैनेजमेंट होगा, ये बॉडी ये काम करेंगी, ये पर्पस सर्व करेंगी। तो दोज बॉडीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पर ऐसा तो है नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में लिखा गया है हम हजारों साल तक वही फॉलो करेंगे। नहीं, समय के साथ चीजों को बदलना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए और भी गाइडलाइंस एड ऑन करनी पड़ सकती हैं। तो अलग अलग समय पे हम और बॉडीज भी स्टैब्लिश करते हैं, पर बॉडी स्टैब्लिश करने के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन लाते हैं, प्रॉपर कानून ले आते हैं। और पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मतलब जो लोक जिसको बोलते हैं लोकसभा, वहां पे हम प्रॉपर लेजिस्लेशन से, प्रॉपर मीटिंग से चीजों को तय करते हैं, कानून बनाते हैं। और ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज, ठीक है। इनको बोलते हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं हम स्टैच्यूटरी बॉडीज। स्टैच्यूटरी मतलब स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द CRF जो सेंट्रल रोड फंड है, इज एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब ये कैसा बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। CRF एक्ट 2000 ये बार बार मॉडिफाई होता है, तो अभी लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज CRF एक्ट 2000 में नहीं, लेटली अभी प्रोबेबली 2021 में भी मॉडिफाई किया गया, जिसमें ये बार बार मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फंड द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड रूरल रोड्स। तो इनका काम क्या था? फंड करना है नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट को, स्टेट हाईवे के डेवलपमेंट को एंड रूरल रोड्स को। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड में देखो कुछ बातें लिखेंगे। द फंड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इन 1988। पहली बार पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाया गया, इसमें फंड ये एस्टैब्लिश किया गया। द CRF एक्ट 2000 इसने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द फंड, जो फंड है उसको मोबिलाइज करने के लिए CRF सेंट्रल रोड फंड प्रपोज टू लिवाई, लिवाई मतलब कर वसूली करना, एंड कलेक्ट बाय मींस ऑफ सेस, सेस मींस टैक्स ऑन टैक्स, अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ऑन पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल। तो इस तरीके से इन्होंने कर वसूली की। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी इसको बताया था, इतना जरूरत नहीं है, जो जानना है वो मैंने बता दिया आपको। प्रेजेंटली ₹6 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल इज बीइंग चार्ज्ड, अर्लियर इट वाज ₹2। पहले ₹2 था, अभी ₹6 है। ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट भी आप देख सकते हो कितना है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट है, इट इज रिवाइज्ड इन 1988, रिवाइज्ड इन 2021 अगेन। मोटर व्हीकल एक्ट क्या करता है? तो मोटर व्हीकल एक्ट जो चालान वगैरह आप भरते हो, वो चालान वगैरह जो कटता है, पनिशमेंट मिलता है रोड पे चलने में। अगर आप जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको वायोलेट करते हो तो आपका जो चालान कटता है, जो आपको पनिशमेंट दिया जाता है, दैट इज अंडर दिस एक्ट, जिसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। एनी पर्सन फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल
एनी पर्सन नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल दैट इज वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन आर बुक्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत हम उनको बुक करते हैं। देन नेशनल हाईवे एक्ट 1956 कंस्ट्रक्शन, ये नेशनल हाईवे, देखो ये सब ईयर्स पूछता है, ये ऑल दीज ईयर्स आर इंपॉर्टेंट, जो भी ईयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, कई बार डायरेक्टली ईयर के बारे में पूछ लेता है। सो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, किसका? नेशनल हाईवे का। वो किसकी जिम्मेदारी है? नेशनल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी नेशनल हाईवे को छोड़ दे, कि बोले कि आज से ये नेशनल हाईवे नहीं है, ऑमिट कर दे उसको फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज, और चाहे तो किसी भी नेशनल हाईवे को सॉरी किसी भी स्टेट हाईवे को कन्वर्ट कर दे इनटू नेशनल हाईवे। ये पावर, ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश में नेशनल हाईवे को डेवलप करना। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में कोई फर्क नहीं है, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स हैं दे आर ऑल सेम, जो क्वालिटी ऑफ रोड है वो सब कुछ सेम है, बस फर्क है मैनेजेरियल एस्पेक्ट का। जो नेशनल हाईवेज होते हैं दे आर मेंटेन्ड, कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द स्टेट हाईवेज आर मेंटेन्ड, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बस मैनेजेरियल एस्पेक्ट का फर्क है, बाकी क्वालिटी और जो टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन है या जो ऑल द गाइडलाइंस है दे आर स्टिल सेम, वो दोनों बिल्कुल सेम है। सो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है टू ओमिट, कि हटा दे और डिलीट कर दे एनी नेशनल हाईवे फ्रॉम लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवे। किसी भी नेशनल हाईवे को चाहे तो उड़ा दे कि आज से नेशनल हाईवे नहीं है, और इट कैन डिक्लेयर स्टेट हाईवे एज नेशनल हाईवे, या ये डिक्लेयर कर सकता है कि ये वाला स्टेट हाईवे अब नेशनल हाईवे है, मींस नाउ इट विल बी मैनेज्ड, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, रिहैबिलिटेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट यहां पे लिखा है, ये बात भी जो बताया लिख दिया है, ज्योमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर्स सच एज ज्योमेट्रिक स्पीड, विड्थ ऑफ रोड एटसेट्रा आर सेम फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, सब कुछ सेम है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है कि स्टेट हाईवे अलग है, दे आर सेम, बस मैनेजमेंट का फर्क है। एक और नोट लिखा है, नेशनल हाईवे रिसर्च बोर्ड एनएचआरबी, ये भी एक बॉडी है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973, ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है। नेशनल हाईवे रिसर्च बोर्ड एनएचआरबी वाज सेट अप इन 1973 with the view to give proper direction and guidelines to road research activities in India। इंडिया में रोड रिसर्च एक्टिविटीज को गाइड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए एक बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे रिसर्च बोर्ड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। अच्छा, ये भी क्वेश्चन, ये अगेन इंटरव्यू के लिए मैंने रखा था, आपके एग्जाम में इंटरव्यू होगा नहीं। ये जो माइलस्टोन्स होते हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे, दे आर नॉट सेम। इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि इनमें क्या फर्क है। सॉरी। तो जो नेशनल हाईवेज हैं, इनके टॉप पे देखो ये येलो लाइन है, येलो पट्टी है। जो स्टेट हाईवेज है इसमें ये ग्रीन कलर का, ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे जैसे लिखा होगा कोई चीज 200 किलोमीटर आगे, कोई डेस्टिनेशन इसमें 20 किलोमीटर, एवरीथिंग इज सेम। बस यहाँ पे टॉप पे कलर येलो है, येलो देख के आप समझ जाओगे कि ये नेशनल हाईवे है, ग्रीन देख के आप समझ जाओगे कि ये स्टेट हाईवे, पहचानने का तरीका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवे का मोस्टली जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एनएचएआई के थ्रू ही हो रहा है। एनएचएआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1988। पहला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये अपना खर्चा खुद चलाती है, इसको जो भी कमाना होता है, जो भी प्रोजेक्ट लेना होता है, जो भी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना होता है, ये सब खुद से मैनेज करता है। जैसे इसरो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ये भी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। किसके अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ जिसको बोलूंगा बार बार में, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसकी बात कर रहा था मैं। तो पहले 20 ईयर प्लान्स है, फिर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1998 में लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के थ्रू कंट्री को डेवलप किया गया। ठीक है, तो इसके अलग अलग फेजेज आए। जैसे अगर पहले देखो, मैं इंडिया को बना नहीं पाऊंगा यार, कुछ इधर जगह नहीं है, समझ लो इधर इंडिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इंडिया है। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे चेन्नई है। तो जो फेज 1 था उसमें इनको कनेक्ट किया गया। देखो सोच, देखो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी सोच सही थी, कुछ भी करें वो, उनकी दिमाग सही था उनका, इसलिए उन्होंने कार्य सही किया है। हमारे साथ में देखो एक पड़ोस देश है हमारा भाई, हमारा पाकिस्तान, उनके मैनेजमेंट में काफी दिक्कत थी, इसलिए वहां पे देखो आज के टाइम पे काफी क्राइसिस जैसी सिचुएशन है।
तो इंडिया में हम एक लकी है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो वाइज थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने काम समझदारी वाले किए, गड़बड़ भी किए हैं पर समझदारी वाले भी किए। जैसे देखो देश का विकास कैसे किया गया, तो पहले डेवलपमेंट किया गया, इसको मैं बोलूंगा दिल्ली, इसको बोलूंगा मैं कोलकाता, इसको बोलूंगा मुंबई, इसको बोलूंगा मैं चेन्नई। तो पहले फेज में जो फेज 1 है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का, देखो लिखा गया है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एनएचडीपी 1998, तब इसने काम करना शुरू किया। फेज 1 यहां पे लिखा हुआ है, इसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो 4 महानगर है इनको कनेक्ट किया गया। क्यों कनेक्ट किया गया? ये एक मेजर पोर्ट है, ये दूसरा मेजर पोर्ट है, ये तीसरा मेजर पोर्ट है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन हब है। तो पहले तो पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट किया गया, फिर दूसरे फेज में क्या किया गया, तो यहां पे इस तरीके से रोड बनाई गई, यहां पे इस तरीके से रोड बनाई गई, यहां पे वेस्ट में पोरबंदर से, यहाँ पे ईस्ट में चला गया, यहाँ पे वेस्ट में पोरबंदर में, ईस्ट में असम सिलचर तक, यहाँ पे नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर, वहां से लेके साउथ में कन्याकुमारी जो हमारा लास्ट फेस है। तो एक्सट्रीम ऑफ कंट्री को कनेक्ट किया गया, मतलब दूर दराज के एरियाज में भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की गई। देखो फेज 1 में इन्होंने क्या किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का डेवलपमेंट किया, इंप्लीमेंट ऑफ एनएचएआई टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू पोर्ट। इसका मेजर पर्पस क्या था, पोर्ट कनेक्टिविटी इंश्योर करना, जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हब्स है, उनको कनेक्ट करना। ये रोड की लेंथ कितनी थी, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगेन एग्जाम का क्वेश्चन। 5400 किलोमीटर, करीब 5300 कुछ किलोमीटर है, 5400 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर की रोड इसमें कंस्ट्रक्ट की गई। मतलब ये जो टोटल लेंथ ऑफ रोड है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5400 किलोमीटर्स। फिर दूसरे फेज में क्या किया इन्होंने, तो नेशनल हाईवे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नाम आपको याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 7300 किलोमीटर की रोड डेवलप की, 7300 किलोमीटर की रोड डेवलपमेंट की इन्होंने। इसमें लिखा नहीं है तो आप लिख लेना 7300, मतलब ये जो रोड्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 7300 किलोमीटर्स। इसमें इन्होंने देखो जो नॉर्थ का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, जो साउथ का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, जो ईस्ट का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, या जो वेस्ट का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट से इनको कनेक्ट किया, मतलब पूरे एक्सट्रीम्स को हमने कनेक्टिविटी ऑफर की। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर इज जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी इज तमिलनाडु, यहां पे कनेक्टिविटी दी गई। देन वेस्ट में पोरबंदर विच इज इन गुजरात, और ईस्ट में सिलचर विच इज इन असम, एनआईटी भी यहाँ पे, एनआईटी सिलचर असम में कनेक्टिविटी दी गई। ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड कितना था, ये 7300 किलोमीटर, इतना कंस्ट्रक्शन किया गया। दिस इज फेज 2। फेज 3 में देखो इन्होंने क्या किया, तो 4 लेनिंग ऑफ हाई डेंसिटी नेशनल हाईवेज। अब पहले तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हुआ, एक साथ तो काम कर नहीं सकते हो, इट इज ऑलवेज फेज बाय फेज डेवलपमेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोड सीधा एक बार में 8 लेन रोड बना देंगे, नहीं, इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास, इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है। तो जो नीड है, नीड ऑफ द टाइम है, उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो रोड बनी, रोड भी कैसे बनाई, पहले पोर्ट्स को कनेक्ट किया, फिर एक्सट्रीम्स को कनेक्ट किया। अब क्या कर रहे हैं, तो अब जो हाई डेंसिटी नेशनल हाईवे है, मतलब जिसपे ट्रैफिक ज्यादा है, उसको हमने 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया। जब भी रोड हम बनाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ती है, नंबर ऑफ रोड यूजर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ व्हीकुलर यू कैन से यूजर्स बढ़ते हैं, जिसके हिसाब से ट्रैफिक बढ़ता है। और ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ एक टाइम के बाद जो रोड की कैपेसिटी है, ट्रैफिक उसको एक्सीड करने लगेगा, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट जैम लगने लगेगा, कंजेशन की स्थिति प्रोड्यूस होने लगेगी। इस कंजेशन को हटाने का तरीका है एक्सपेंशन ऑफ द रोड। फिर हम रोड का बोल सकते हो एक्सपेंशन करते हैं, उसको हम 1 लेन से 2 लेन, 2 लेन से 4 लेन, इस तरीके से उसकी लेन्स को हम इंक्रीज करते हैं, ताकि हायर ट्रैफिक वॉल्यूम को या हायर डेंसिटी को भी वो ऑक्युपाई कर सके, बढ़ती हुई डिमांड को बोल सकते हो अकोमोडेट कर सके। तो यहाँ पे 4 लेनिंग की गई, जो हाई डेंसिटी नेशनल हाईवे थे, नेशनल हाईवे जिनकी ट्रैफिक ज्यादा थी, उनको 4 लेन में कन्वर्ट किया गया। फेज 4 में इन्होंने क्या किया, तो अपग्रेडेशन ऑफ सिंगल लेन टू 2 लेन। अब एक बार बेसिक डेवलपमेंट होगा, फिर जो सिंगल लेन रोड्स थी उनको 2 लेन में कन्वर्ट किया गया। देखो नेसेसिटी के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। फिर फेज 5 में इन्होंने क्या किया, 6 लेनिंग ऑफ 4 लेन्स। फेज 5 जब आया तो हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, काफी हमारा बोल सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडिया में भी काफी डिमांड बढ़ रही थी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की, तो 4 लेन्स को हमने 6 लेन्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर फेज 6 में क्या किया, तो फेज 6 में एक्सप्रेस वेज, या जिसको एक्सप्रेस हाईवेज बोलते हैं, कनेक्टिंग मेजर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो यहाँ पे एक्सप्रेसवेज का डेवलपमेंट किया गया, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वगैरह, ऑल दीज थिंग्स दे हैव बीन डेवलप्ड। फिर फेज 7 में रिंग रोड, बाईपास, अंडरपास, फ्लाईओवर एसेट्रा, इन सब का डेवलपमेंट किया गया। जो 7वां फेज है एनएचडीपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इसके फेज 7 में रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर, इनका डेवलपमेंट किया गया। रिंग रोड क्या होती है, जैसे दिल्ली में जाओगे तो इनर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है। अगर आपको शहर में नहीं घुसना है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा,
तो आप रिंग रोड्स की मदद से बाहर बाहर से आप मूव करके निकल सकते हो। फ्लाईओवर और बाईपास का भी यही काम है। जैसे आपको कोई टाउन है, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पे एंटर नहीं करना है, तो आप फ्लाईओवर पकड़ के आप ऊपर से निकल सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर जाने से बच सकते हो। तो ये काम है फ्लाईओवर, बाईपास या रिंग रोड्स का। मतलब कि जैसे मान लो कोई दिल्ली में जा रहा है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, शहर में घुस गया तो 3 घंटे वहीं पे ट्रैफिक में घुसा रह गया, तो इसलिए आउटर रिंग रोड्स, इनर रिंग रोड्स बनाए गए, ताकि अगर किसी को उस जगह पे नहीं जाना है, बीच के टाउन्स में, बीच के बोल सकते हो लोकेशंस में, तो वो इन रोड्स को पकड़ के बाहर बाहर से निकल सकता है। तो फेज 7 में रिंग रोड्स, बाईपास, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इनका डेवलपमेंट किया गया। देन अब अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अभी लेटेस्ट आप देख लीजिएगा, पर पुरानी जो गवर्नमेंट थी हमारी, मतलब अभी हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले भी वही प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो उस टेन्योर तक की बात यहां पे मैंने की है। अभी नया डेवलपमेंट मैंने देखा नहीं है, तो अभी नई सरकार बन गई है, एक बार आप चेक कर लेना। पर फेज 8 में भारतमाला परियोजना लॉन्च की गई, भारतमाला प्रोग्राम। भारतमाला क्या है, देखो यहाँ पे भारत माता को मैंने बनाया हुआ था, तो भारत माता को माला पहना दो। ये भारत माता है, इनको माला पहना दो। माला ऐसे ही होता है ना, तो माला पहना दो, बस इस परियोजना को बोला गया भारतमाला। तो माला कहां से जा रही है, देखो, इट इज रिलेटेड विद बॉर्डर एंड कोस्टल रोड्स। माला पहनाओगे तो ये कहां कहां से पास कर रहा है, इट इज रिलेटेड विद बॉर्डर एंड कोस्टल रोड। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये जो भारतमाला परियोजना ये किससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन, रिलेटेड विद कोस्टल रोड डेवलपमेंट एंड बॉर्डर रोड डेवलपमेंट। इसीलिए देखो पीएम जो हमारे हैं अभी, इनके पिछले टेन्योर में काफी ज्यादा, जो चाहे अरुणाचल प्रदेश ले लो, चाहे आप ये कश्मीर का इलाका ले लो, चाहे आप लेह लद्दाख का इलाका ले लो, जो लेक्स वगैरह है उधर, यहाँ पे काफी सारा रोड डेवलपमेंट किया गया। जो बॉर्डर एरिया है या जो कोस्टल एरियाज है, इनकी स्ट्रेंथनिंग की गई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज। हमारी ये जरूरत थी, नेसेसिटी ऑफ द टाइम थी कि सिक्योरिटी ऑफ नेशन के लिए हमको यहाँ पे डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। तो ये भारतमाला परियोजना जो था, इट वाज प्राइमरली रिलेटेड विद द कोस्टल रोड डेवलपमेंट एंड बॉर्डर रोड डेवलपमेंट। कभी भूलो तो याद कर लो कि भारत माता को माला पहनाओगे तो कहां से जाएगी, इट विल बी मूविंग फ्रॉम कोस्टल रोड एंड बॉर्डर रोड डेवलपमेंट। तो यहां पे डेवलपमेंट किया गया। इसमें करीब 34,800 किलोमीटर की रोड प्लान की गई। अच्छा, नितिन गडकरी जो हमारे हाईवे मिनिस्टर थे, इन्होंने और भी बहुत छोटी छोटी परियोजनाओं को इसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया, और एक ही परियोजना भारतमाला का नाम दे दिया। अदरवाइज और भी बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, पर बाद में सबको एक में उन्होंने डाल दिया। ठीक है, कॉस्ट जो एस्टिमेट था वो करीब 5,35,000 करोड़ का था। यहां से आप कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि नेशनल हाईवे बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, तो इसको निकालोगे तो करीब निकल के आएगा 8 से 15 करोड़। ये चूंकि क्वालिटी ऑफ रोड पे डिपेंड करता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, 10, 12, 15 करोड़ के आसपास पैसे लग जाते हैं। इस अगर पैसे को आप लेंथ से डिवाइड करोगे तो पर किलोमीटर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो निकल के आ जाएगा। 6,996 किलोमीटर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 तक इतना ऑलरेडी बन गया था। अब अभी की नई परियोजना एक बार देख लेना, या क्लास में आगे मैं कभी करा दूंगा। अभी ये थोड़ा पुराने नोट्स हैं, तो इसमें यहां तक की बात की गई है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो कि जो नेशनल हाईवे होता है उसको डेवलप करने के लिए करीब 8 से 15 करोड़ के आसपास पर किलोमीटर रोड इतना पैसा लगता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। नोट लिखा हुआ है एक और, पीएमजीएसवाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये क्या चीज है, इसको भी आपको समझना है। तो पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इट इज नेशन वाइड प्लान। ये एक नेशन वाइड प्लान है इन इंडिया टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड। देखो, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका पर्पज क्वालिटी ऑफ रोड है ही नहीं। इसका पर्पज है कि जो इंटीरियर्स हैं, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, जहां पे अभी रोड बन ही नहीं पाई है, जहां पे ब्लैक टॉप पेवमेंट पहुंच ही नहीं पाया है, ऐसी जगहों पे भी हम ब्लैक टॉप पेवमेंट को पहुंचा दें। एक बार जब रोड बन जाएगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें रिहेबिलिटेशन होगा, उसका बोल सकते हो रिस्ट्रेंथनिंग होगा, उसका मेंटेनेंस होगा, फिर वो डेवलपमेंट होने लगेगा। पर जहां पे अभी ब्लैक टॉप पेवमेंट है ही नहीं, ऐसी जगहों पे भी हमने ब्लैक टॉप पेवमेंट पहुंचाने की एक मुहिम चलाई बाई पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2000 साल में ये अटल जी गवर्नमेंट में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट इज नेशन वाइड प्लान इन इंडिया टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। कहां के लिए, टू अनकनेक्टेड विलेजेस ऑफ हैबिलिटेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ 500, जिसमें 500 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। ये 2,500 नहीं, 250 है, या हिली एरियाज में जहां पे 250 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन। प्लेन एरियाज में ऐसे गांव जैसे झारखंड वगैरह में, या यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में, या नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे भी ऐसे कोई गांव मिल रहे हैं, प्लेन एरियाज में देखोगे जहां की पॉपुलेशन 500 या उससे ज्यादा है, और हिली एरियाज में देखोगे जहां पे पॉपुलेशन 250 या उससे ज्यादा है। तो ऐसी जगहों, ऐसी टाउन्स में भी, ऐसी विलेजेज में भी ब्लैक टॉप पेवमेंट रोड पहुंचनी चाहिए। इट वॉज प्लान्ड इन पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका लोगो कुछ इस तरीके से था।
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए आप याद रख सकते हो। तो इसमें देखो इस तरीके का बॉर्डर है कुछ ग्रे कलर का, ये ऑरेंज कलर का पूरा बोर्ड है, और यहाँ पे इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रोड जा रही है विच इज ऑफ ब्लैक कलर। ये पूछता है कई बार जो पीएम, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अगेन मैंने डाल दिया हुआ है, जो कि इंटरव्यू के हिसाब से मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो कई बार ये पूछता है, एक आध बार ऑब्जेक्टिव में भी इसके बारे में पूछा गया है कि ये पीएमजीएसवाई कब की है, ये ईयर 2000 के बारे में पूछा गया है। तो इसका लोगो कैसा है, इट इज ऑरेंज इन कलर, बैकग्राउंड इसका ऑरेंज है, ब्लैक रोड इस तरीके से इस पे मूव कर रही है। यहाँ पे देखो लिख भी दिया है नेशनल हाईवे की कॉस्ट कितनी होती है, तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट होती है 10 से 15 करोड़। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, जो पैसा है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी बताइए इतनी बातें समझ आई, आगे बढ़े। इतनी बातें समझ आई, थोड़ा हिस्ट्री को मैंने आपको बताया, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यस सर। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको मेरे साथ, ये आप करोगे समझ जाओगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। इससे बाहर जो मैं कराऊंगा बहुत मुश्किल है कि एग्जाम में पूछे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और दूसरी चीज आपको मेहनत करनी है, जो मैं बोलूंगा उतना करना है, गारंटी आपका हाईवे लाइफ टाइम तैयार हो जाएगा। हाईवे जो भी मैं सब्जेक्ट कराऊंगा जीवन भर के लिए तैयार हो जाएगा, कभी आपको नहीं फंसना पड़ेगा। बस जस्ट डू एज आई से, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से अगर भाग रहे हो, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा डिमांडिंग हो गए हैं, उनको लगता है कि ये बता दो, ये पढ़ लो तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ये बता दे सर कि यही पढ़ लो तुम्हारा निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। मैं यार जानता नहीं हूं, इतना मेरे अंदर स्किल नहीं है कि मैंने भविष्य को देखा हुआ है, क्या आएगा आपके एग्जाम में, एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितना पढ़ के आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। ये मैजिकल पावर मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने आप को एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करता हूं। और मेरा ये मानना है कि जो आपका सिलेबस है उसको आपको पूरा कवर करना चाहिए, और एज फार एज पॉसिबल जितने क्वेश्चंस आप कर सको उतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही एक तरीका है एग्जाम में सेलेक्ट होने का, मेहनत करके बार बार एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और कोई तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है कि मैं बता दूं इतना पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत करनी है आपको, एक बार मेहनत कर लोगे तो ये मैं बोल सकता हूं कि लाइफ टाइम के लिए आप सेट हो जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स कभी भी नहीं हिलने वाले। चलिए लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछता है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज इन इंडिया। पहला नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू अमृतसर। अच्छा, ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर है, पहले इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते थे, आज के टाइम पे नॉमेनक्लेचर बदल गया है, वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बता दे रहा हूं। सो दिल्ली टू अमृतसर ये बाई नहीं, दिस इज वायाम वाला, ये नेशनल हाईवे 1 है, पहले ये रोड डेवलप की गई। फिर नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता की ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 3 आगरा टू बॉम्बे, पुराने क्वेश्चन हैं ये, अभी शायद ना पूछे, क्या पूछेगा मैं बताऊंगा आपको। नेशनल हाईवे 4 चेन्नई टू मुंबई की रोड है। नेशनल हाईवे 5 कोलकाता टू चेन्नई की रोड है। ये सब याद रखना है आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, कुछ ज्यादा नहीं, मैंने 5 ही लिखे हैं ना। नेशनल हाईवे 7 ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसका नाम नेशनल हाईवे 7 था, अब ये NH44 हो गया। ठीक है, ये NH44 का क्या मतलब है ये बताऊंगा। पहले जो नॉमेनक्लेचर था उसमें कोई रेशनलाइज थिंकिंग नहीं थी, मतलब कुछ लॉजिक नहीं था, बस नाम रख दिया, रोड बनी नाम रख दिया। बट न्यू नॉमेनक्लेचर हैज अ रेशनलाइज सिस्टम, इसमें एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ नॉमेनक्लेचर दिया गया है, मतलब नाम को देख के आप समझ सकते हो कि इस रोड की कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, वो अभी आगे सीखेंगे। पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसका अभी नाम क्या है, NH44। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है। इस इकलौते नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, तो 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। कहां से कहां जाती है ये रोड, सो इट इज फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी, इट इज मूविंग फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। यहां पे एक नोट लिखा है देखो, अर्लियर NH47A यूज्ड टू बी शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। पहले ये जो NH47A था ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया था, ये 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था इन केरला में। पर आज के टाइम पे ये देखो, आज के टाइम पे क्या है, सो NH118 एंड NH548 बोथ आर ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ, आर शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये भी आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया NH44, ये भी आपको याद रखना है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, तो ये दो है। एक और चीज याद रखना है आपको, ये NH223, दिस इज सिंगल नेशनल हाईवे इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो ये द्वीप समूह है, यहां पे केवल एक ही नेशनल हाईवे है, दैट इज NH223। NH548 ये महाराष्ट्र में है, और NH118 इट इज इन झारखंड। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, अगर पॉसिबल है तो ये भी याद कर लो, फायदा ही करेगा, जानकारी आपकी बढ़ाएगा ही। नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू अमृतसर फ्रॉम वाया अंबाला,
नेशनल हाईवे 2 दिल्ली टू कोलकाता, नेशनल हाईवे 3 आगरा टू बॉम्बे, यू कैन रिमेंबर दिस। पर ये नाम जो है ये अब बदल गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पर ये दो इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये अब हाइलाइट्स ऑफ न्यू रैशनलाइज्ड नंबरिंग सिस्टम। अब जो नया नंबरिंग सिस्टम है इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, पहला ये देखो, आपको ये मैं कंट्री ये मैप बना के आपको दिखाता तो और अच्छे से समझ आता, थ्योरी भी लिख सकता था मैं, पर ऐसे ही आप समझ लो सिंपली, क्योंकि क्वेश्चन इस पे कम आते हैं, पर आपको जानना चाहिए इसको। ठीक है, देखो ये नॉर्थ है, मैप आई होप कि आपको पता है, मैप ऐसे ही बनाते हो, ये साउथ होता है, ये सॉरी ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ऐसे मैप बनाते हो। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। रोड मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो पूरब से पश्चिम है। पूरब से पश्चिम मतलब चाहे आप पश्चिम से पूरब जाओ, चाहे आप पूरब से पश्चिम जाओ, भैया एक रोड है तो आप इधर से इधर भी जाते हो, इधर से इधर भी आते हो। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ये ईस्ट से वेस्ट है। जब भी रोड ईस्ट से वेस्ट मूव करेगी उसको हम ऑड नंबर से लिखेंगे। मूवमेंट देखो, जब भी मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उस रोड का नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं ऑड नंबर से। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 लाइक दिस। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम, तो ये इस तरीके से नंबर बढ़ रहा है। पहला नेशनल हाईवे NH1 है, कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ में, जो एक्सट्रीम नॉर्थ है यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं इंडिया में नेशनल हाईवे 1 है इन जम्मू एंड कश्मीर। और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं टुवर्ड साउथ, ये साउथ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहां पे है नेशनल हाईवे 87। 1 भी ऑड नंबर है, 87 भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या बता रहा है? ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ये रोड जो है ये ईस्ट से वेस्ट प्राइमरली रन कर रही है। नंबर बढ़ किधर रहा है? जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं। नीचे जाने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है नंबर बढ़ रहा है। आई होप कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का मतलब पता है। ठीक है, यहां पे दिस इज लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको पता है। इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस है उनको लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं, और जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, उसके पैरेलल लाइन वो हम लॉन्जिट्यूड बोल रहे हैं। पृथ्वी पे अगर किसी पॉइंट को आपको डेजिग्नेट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आपको 2D ज्योमेट्री में आप क्या करते हो? एक्स और वाई डिफाइन करते हो, तो एक्स और वाई इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। जैसे से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, ग्रेटर इज द लॉन्गिट्यूड, स्मॉलर सॉरी, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड कम होता जा रहा है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कम है, तो ग्रेटर इज द लॉन्गिट्यूड, स्मॉलर इज द नंबर। ठीक है, क्योंकि इंडिया, ये खिंच जाएगा टॉपिक, इंडिया कहीं यहाँ पे है, तो जैसे जैसे इधर जाओगे आप लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो लैटिट्यूड कम होता जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ नंबर बढ़ रहा है, ईस्ट से वेस्ट अगर रोड मूव कर रही है तो नंबर ऑड है। नेशनल हाईवे 1 कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल हाईवे 87 तमिलनाडु। अब अगर मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट के बजाय नॉर्थ से साउथ इस तरीके से हो रहा है, तो उसको मैं इवन नंबर से डिनोट करूंगा। अगर मैं नॉर्थ से साउथ कोई रोड रन कर रही होगी, उसको देखता हूं, तो उसको मैं देख के समझ जाऊंगा कि इसका नाम जो होगा वो इवन नंबर होगा। और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट से, सॉरी ईस्ट से, ये नॉर्थ नहीं, दिस शुड बी वेस्ट। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है नंबर। जो नेशनल हाईवे 2 है, 2 इज एन इवन नंबर। देखो, तो ये जो नेशनल हाईवे 2 है ये यहाँ पे ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में नेशनल हाईवे 68 है, जो कि राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, सो नेशनल हाईवे 2 कहां पे है? नेशनल हाईवे 2 नॉर्दर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। और जैसे जैसे मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूं, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। नेशनल हाईवे 68 कहां पे है? राजस्थान एंड गुजरात में, जो सबसे ज्यादा वेस्ट वाला पोर्शन है इंडिया का। और ये नंबर ऐसे से बढ़ते जा रहे हैं। रोड मूव किधर कर रही है? तो ये नॉर्थ से साउथ मूव कर रही है। नॉर्थ से साउथ मूव कर रही है तो नंबर क्या दे रहा हूं मैं? नंबर इवन दे रहा हूं। जब नॉर्थ से साउथ मूव कर रही है तो नंबर इवन दे रहा हूं। और देखो, जैसे जैसे मैं इसको देख रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ रहा है नंबर कम हो जा रहा है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा था स्मॉलर नंबर था, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ रहा है नंबर इज स्मॉल। यहां पे लिखा है, देखो, जो मेजर हाईवेज हैं उनको सिंगल या 2 डिजिट नंबर दिया गया है। जो मेजर हाईवेज है उनके नंबर जो है वो सिंगल या 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, जो माइनर हाईवेज है, छोटे मोटे हाईवेज है, या जिनको ऑफशूट्स बोलते हैं, उनके ट्रिपल डिजिट नंबर है। इसका क्या मतलब है? तो इसको आगे समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कोई नेशनल हाईवे है, उसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स का क्या मतलब है? जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये मेजर हाईवे के बारे में बता रहा है। जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये मेजर हाईवे के बारे में बता रहा है। और जो तीसरा डिजिट है ये इसके ऑफशूट की बात कर रहा है। और ऑफशूट भी इवन या ऑड होगा डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट। अगर
ईस्ट से वेस्ट रोड रन कर रही होगी तो उसको ऑड नंबर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ऑफशूट की बात कर रहा हूं। अगर नॉर्थ से साउथ रन कर रही होगी तो उसको इवन नंबर से डिनोट करूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 102 का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 2 का ऑफशूट नंबर 1। ऑफशूट 1 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब ये रोड ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है। यहां पे लिखा हुआ है ऑफशूट नंबर 1 ऑफ नेशनल हाईवे 2, ठीक है। जैसे और मान लो मैं बोलूं 502, तो ये नेशनल हाईवे 2 का ऑफशूट नंबर 5 है। 5 मतलब ये ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है। अगर मैं बोलूं 402, तो नेशनल हाईवे 2 का ऑफशूट नंबर 4 है। 4 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो नॉर्थ से साउथ है। Suffix A, B, C, D are added in the 3-digit highways to indicate very small spin-offs or stretches of sub-highways. इसमें भी अगर कोई रोड निकलती है तो उसके जो स्पिन ऑफ या सब हाईवेज है उनको फिर हम ABCD से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 102, यहां पे 102 एग्जांपल लिया था ना, तो 102A अगर मैं बोलूं तो मतलब क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 2 का ऑफशूट नंबर 1, ऑफशूट नेशनल हाईवे 2 का मतलब क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब मूवमेंट किधर है, नॉर्थ से साउथ। इवन नंबर का मतलब मूवमेंट किधर है, नॉर्थ से साउथ। और नेशनल हाईवे 2 मतलब कहां पे होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसमें भी ऑफशूट नंबर 1 है। 1 मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब इसका मूवमेंट किधर है, ईस्ट से वेस्ट। और ए मतलब इससे कोई स्पिन ऑफ निकला है, इससे कोई सफिक्स निकला है, इससे कोई रोड निकली है, तो उसको बोल रहा हूं ए। कोई और होगी बी, कोई और होगी सी। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ये एक रैशनलाइज्ड नॉमेनक्लेचर है। इस नॉमेनक्लेचर से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि वो रोड कहां पे है, उसकी मूवमेंट कैसी है। मतलब आप रोड का नाम देख के, हाईवे का नाम देख के आप उसकी लोकेशन का और उसकी मूवमेंट का आइडिया लगा सकते हो। बताइए क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े। इज दिस क्लियर, कोई डाउट है तो बताइए। समझ आया सबको, सर समझ आया। सर ये जो ऑफ शूट डायरेक्शन बता रहे हैं ना, हाँ जी, जी सर, इसमें डिफरेंट हमें डायरेक्शन है और जो इससे पहले हमें पढ़ा उसमें डिफरेंट है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए तो। जो हम सब पढ़ रहे हैं ना अभी, जैसे आपने अभी बताया कि ऑफ शूट के लिए डायरेक्शन जैसे ईस्ट से वेस्ट के लिए ऑड है, हाँ जी, तो जैसे हम इससे पहले पढ़ रहे थे वहां पर हम जो ऑड बता रहे थे वो डिफरेंट बता रहे थे ना, नॉर्थ टू साउथ। नहीं नहीं, डिफरेंट कहाँ है, देखो यहाँ पे देखो हाँ, आप कहाँ पे डिफरेंट है। ये है, देखो ये नेशनल हाईवे 1 है, ये ऑड नंबर है। यस, ये मूव कहां से कहां कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ, भैया ये अगर मैं एक मैप बनाऊं, ये मान लो एक मैप है, इसका ये लाइन है, ये लाइन है, इसको मैं ईस्ट बोल रहा हूं, इसको मैं ईस्ट बोल रहा हूं, इसको मैं वेस्ट बोल रहा हूं, इसको मैं नॉर्थ बोल रहा हूं, इसको साउथ बोल रहा हूं मैं। यहां पे कोई रोड देखो मैं ऐसे शो कर सकता हूं ना, दिस इज सम रोड। तो ये रोड की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, रन किधर कर रही है, इट इज रनिंग ईस्ट से वेस्ट। ओके सर, एरोज डायरेक्शन में, ठीक है सर। ये रोड जा किधर रही है, ईस्ट से वेस्ट रन कर रही है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जब भी ईस्ट से वेस्ट रन करेगी उसको ऑड नंबर से डिनोट कर रहे हैं। देखो ये पहली जो ऑड नंबर वाली रोड है वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ में है, जम्मू एंड कश्मीर में। पर ये रन किधर कर रही है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। और नंबर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं नॉर्थ से साउथ आ रहा हूं। नेशनल हाईवे 1 जम्मू कश्मीर में, नेशनल हाईवे 87 तमिलनाडु। अगर अगर ईस्ट से वेस्ट नहीं, बल्कि ये देखो ये ऊपर नीचे दिखाया है मैंने, ये नॉर्थ और साउथ मूवमेंट है। अगर नॉर्थ साउथ में कोई रोड रन कर रही होगी तो उसको मैं इवन नंबर से डिनोट कर रहा हूं। नेशनल हाईवे 2 ये सबसे ज्यादा ईस्ट पार्ट में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में है। और जैसे जैसे मैं वेस्ट की साइड जा रहा हूं ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 2 4 6 इस तरीके से। यहां पे कुछ नेशनल हाईवे 68 है। नेशनल हाईवे 68 कहां पे है, राजस्थान एंड गुजरात। ये रन किधर से किधर कर रहा है, इट इज नॉर्थ साउथ। जब भी नॉर्थ साउथ रन कर रहा है उसको मैं इवन नंबर से शो कर रहा हूं। नंबर लीस्ट किधर है, ईस्ट की साइड। जैसे जैसे वेस्ट जा रहा हूं नंबर की जो नंबर की वैल्यू वो बढ़ती जा रही है। समझ आया कि नहीं। यस सर, अब समझ आ गया। सर क्लास का ड्यूरेशन कम रखो सर। क्लास का ड्यूरेशन कम नहीं है भाई, मुझको तो ऑलरेडी कम लग रहा है। कहाँ आपको क्लास ज्यादा लग रही है, बोर हो गए क्या आप लोग, बड़ा कम सर फोकस ठीक है। है, ड्यूरेशन ठीक है क्लास सर। कितने बजे तक है हमारी, 7 बजे तक, 5:30 से 7 थी ना। चलिए लेट्स क्लोज दिस टॉपिक, भूल ही गया मैं। ठीक है, लेट्स क्लोज दिस टॉपिक।